नमस्कार, मैं श्रीधर पांडे। इस मंच पर आप मेरी तस्वीर भले ही नया देख रहे हों, लेकिन प्रत्येक दिन इस मंच से कोई न कोई साथी आकर आप लोगों को जागरूक करने का काम करते हैं। जैसा कि सोमवार को चाणक्य विकास मोर्चा के संयोजक ब्रजेश मिश्रा जी ने अपने लाइव के माध्यम से आप लोगों को बताया था कि शुक्रवार को ठीक 2 बजे लाइव में श्रीधर पांडे और ब्रजेश मिश्रा के बीच संवाद होगी। यह संवाद देश के भीतर संक्रमण, चाहे वह कोरोना महामारी का हो या राजनीति का या शिक्षा, चिकित्सा, मानवाधिकार या अर्थव्यवस्था का, इन्हीं मुद्दों पर चाणक्य विकास मोर्चा के संयोजक सह केवल सच पत्रिका के संपादक ब्रजेश मिश्रा से हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। तो आइए हम आपको ब्रजेश मिश्रा जी से लाइव में उनका स्वागत करते हैं। जी, स्वागत है आपका। तो हमारे बीच बात करने के लिए चाणक्य विकास मोर्चा के संयोजक सह केवल सच पत्रिका के संपादक ब्रजेश मिश्रा जी लाइव से जुड़ चुके हैं। इनका स्वागत है। धन्यवाद। जैसा कि हम लोग तय समय पर आप लोगों के बीच बातचीत करने के लिए मौजूद हो चुके हैं, तो सबसे पहला सवाल हमारा ब्रजेश मिश्रा जी से कि हम सब बिहारी हैं और बिहारी को बीमारू राज्य की श्रेणी में रखा गया है। लोग मानते हैं कि बिहारी बीमारी है। इस पर आपका क्या संदेश है, क्या बताना चाहेंगे लोगों को? सबसे पहले तो हम अपने तमाम उन भाइयों को जो चाणक्य विकास मोर्चा के पेज पर, एडिटर ब्रजेश मिश्रा के पेज पर लगातार अपना आशीर्वाद, सुझाव, सलाह, मार्गदर्शन देते रहते हैं, उन सभी को मेरा प्रणाम है। और आप अधिक से अधिक लोग जुड़े। और जैसा कि हमारे पत्रकार और चाणक्य विकास मोर्चा के एक कार्यकर्ता श्रीधर पांडे जी ने एक सवाल किया है कि हम बिहारी मास्क हटा लेते हैं, ऐसे तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने का पूरा ख्याल करेंगे और करते ही हैं, इसलिए हम लोगों ने आज मास्क भी लगाया है और सैनिटाइजर भी दिया है। और हम लोग गंभीर मुद्दे पर बात कर रहे हैं। सवाल का जवाब देना तो चाहते ही और देंगे भी। जैसा कि आपने कहा कि बिहार को भिखारी या बीमारी राज्य के रूप में कहा जाता है। जो लोग ऐसा कहते हैं, मैं उन ससुर के नाती को एक बात बताना चाहता हूं। दोगली नीति वाले लोगों को बताना चाहता हूं, जो बिहार को गलत तरीके से प्रोजेक्ट करते हैं या गलत तरीके से उनकी बात को रखते हैं। अरे हम बिहारी हैं,
लोग समझते भिखारी और बीमारी है। मैंने एक छोटी सी एक 25-30 लाइन की एक स्लोगन को हमने लिखा है और प्रश्न का जवाब आपको मिल जाएगा। इसमें आपको प्रश्न का जवाब मिलेगा, क्योंकि हम चाणक्य विकास मोर्चा के बैनर तले न सिर्फ सनातन धर्म और ब्राह्मण के हक और हकूक के लिए लड़ रहे हैं, बल्कि बिहारी होने पर गौरव महसूस करते हैं। और बिहारी क्या चीज होता है, इस पे हम आपको बताना चाहते हैं। सवाल था इनका कि बिहारी को बीमारी और भिखारी कहा जाता है, तो हम बताना चाहते हैं कि हम बीमारी नहीं बल्कि दुनिया के प्रभारी हैं। हमने कुछ चंद पंक्तियां लिखी हैं कि हम भारत के गौरवशाली अतीत का प्रथम अध्याय हूं। हम भारत के गौरवशाली अतीत का प्रथम अध्याय हूं। जन्म और मोक्ष की समृद्धशाली सृष्टि के अंत तक का वजूद हूं। भगवान विष्णु का पैर रखने का सुखद क्षण गर्व का एहसास हूं। त्रेता युग में मां जानकी जन्मभूमि का हस्ताक्षर हूं। बुद्ध महावीर गोविंद को अपने कोख में रखने का जिंदा सबूत हूं। विश्व को शून्य देने वाला आर्यभट्ट का अंतरिक्ष भूगोल हूं। राजनीति, कूटनीति, अर्थशास्त्र और समाजशास्त्र का चरक पुत्र आचार्य चाणक्य हूं। विश्व का लोकतंत्र गणतंत्र की जननी हूं। भारत की शासन प्रशासन प्रणाली का शौर्य अशोक स्तंभ हूं। हजारों वर्ष से अधिक चक्रवर्ती शासन प्रणाली का साक्षी हूं। गंगा, सरयू, सोनपुर, पुनपुन, फल्गु की शीतलता का स्वाभिमान हूं। योग की पाठशाला मुंगेर और शक्तिपीठ पाटलिपुत्र हूं। आजादी के संघर्ष भूमि राम प्रसाद शुक्ल की प्रयोगशाला हूं। मोहनदास करमचंद गांधी को महात्मा गांधी की उपाधि हूं। विद्यापति श्रृंगार रस भूत वर्तमान और भविष्य हूं। दिनकर जानकी और भिखारी का मानवता का जीवंत साहित्य हूं। धर्म अध्यात्म पर्यटन संयुक्त परिवार का पृष्ठभूमि हूं। 38 जिला के समाज सेवा मानव धर्म सेवा समर्पण का मिसाल हूं। धड़कता धड़कता कुंवर की तलवार बिस्मिल्लाह की सहनाई हूं। मगध के देवनंदन शर्मा और दशरथ मांझी का जोश एवं संघर्ष हूं। आपातकालीन भारत का जेपी का क्रांतिकारी आंदोलन हूं। स्वर्ण, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक का धर्मनिरपेक्ष त्योहार हूं। बिगड़ते माहौल एवं शासन प्रणाली गठबंधन का पहरेदार हूं। जन्म, विवाह एवं श्राद्ध का पंचपौनिया परिवार हूं। दिल्ली से सहरसा साइकिल से पिता को पहुंचाने वाली श्रवण कुमार हूं। जातिवाद, वंशवाद, परिवारवाद, क्षेत्रवाद का दंश झेलता लाचार मजबूर हूं। कोरोना संक्रमण में सरकारी उदासीनता का अप्रवासी मजदूर हूं। लालू के जातिवाद और नीतीश के उद्योग विहीन राज्य हूं। शिक्षा, शिक्षक और प्रतियोगिता का शिखर पर पहुंचाने वाला पदस्थान हूं। बंटवारे के बाद कृषि विकास से ज्यादा आत्मनिर्भर का प्रमाण हूं। औरंगाबाद का उगता हुआ देव का सूर्य नमस्कार हूं। हाँ मैं बिहार हूं। भारत को विश्व गुरु बनाने का दावेदार हूं। हाँ मैं बिहार हूं। मुझे गर्व है बिहारी होने पर, और इसीलिए कहता हूं कि बिहारी बीमारी नहीं बल्कि पूरी दुनिया की प्रभारी है। और मुझे लगता है उन लोगों को जवाब जरूर मिल गया होगा जो बिहार को बीमारी कहते हैं, बिहार को भिखारी कहते हैं। अभी कुछ दिन पहले ही गया में क्वारंटाइन सेंटर में एक महिला के साथ बलात्कार की घटना सामने आई थी, और अभी परसों पटना में पीएमसीएच में एक बालिका के साथ बलात्कार हुआ है। इस संबंध में आप अपने क्या विचार रखेंगे? देखिए, बिहार में जो सरकार चल रही है, बिहार में जो पुलिस की व्यवस्था है और कोरोना का संक्रमण, आपने कई सवाल एक साथ जोड़े हैं। ये विगत कुछ महीने पहले की घटना है जब गया मेडिकल कॉलेज में एक पीड़ित महिला के साथ इस तरह का कृत्य किया गया, जैसा कि आपने कहा कि बलात्कार की घटना। और दूसरा,
पटना यानी पूरे बिहार का चिकित्सा सेवा क्षेत्र का सर्वोच्च स्थान पीएमसीएच में जो बच्ची के साथ बलात्कार हुआ, जो नाबालिग बच्ची, जो 2 दिन पहले की एक घटना है, निश्चित तौर पे यह शर्मसार करने वाली घटना है। कोरोना के संक्रमण में अगर पुलिस अगर लोगों को रास्ता पर चलने के लिए रोकती है, उसको पिछवाड़े को लाल करती है, लेकिन उन दरिंदों को, उन कुत्तों को, उन हरामियों को पकड़ने में और उनको सजा दिलाने में आज तक विफल ही रहती है। आप देख रहे होंगे पीएमसीएच बिहार का मरीजों का, जो बीमार लोगों का स्वस्थ रखने का जो मुख्य केंद्र बिंदु है, जब वहां मरीज के साथ बलात्कार हो सकता है, धू है ऐसी सरकार पर और धू है ऐसे पीएमसीएच के सुपरिटेंडेंट और वहां के व्यवस्था पर। और बिहार का जो चिकित्सा व्यवस्था और जो माननीय मंत्री है, नाम तो मंगल है, लेकिन पूरे प्रदेश में चिकित्सा सेवा के क्षेत्र में तो तरफ अमंगल ही अमंगल। कोरोना के संक्रमण में आपका पीएमसीएच जब बलात्कार की घटना को अंजाम देगा तो काहे का पीपीए किट से हमको जांच कराना है भैया? हम एक कोरोना के बीमारी से मुक्ति चाहते हैं और दूसरा हमारा बलात्कार हो हमारी मां बहनों बेटियों का, यह कहीं से शोभा नहीं देता। और बिहार पुलिस के कप्तान को यह चाहिए कि जो पीएमसीएच में पीर मोहर का जो टिकट है, वहां क्या झाल नोचने के लिए वहां बैठा रहता है? क्या काम है उसका? और अगर आपको लगता है कि पीएमसीएच चिकित्सा के क्षेत्र में एक बहुत बड़ा स्थल है और है, तो आपको वहां के लिए एक स्पेशल थाना ही नियुक्त कर देना चाहिए ताकि वहां की चौकसी, वहां की सुरक्षा, वहां की व्यवस्था चाक चौबंद की जा सके। अन्यथा सुशासन की सरकार बेशर्मों की सरकार के रूप में आज पहचान रखती है। और यह बात सोचना चाहिए, वह बालिका गृह से इलाज कराने आई थी, जुमेनाइल, क्या मामला है? सिर्फ कोरोना के नाम पर बिहार के अंधभक्तों के कारण कुछ ऐसे अंधभक्त जो अपने मां बहनों की इज्जत से भी ऊपर किसी नेता की अंधभक्ति में शामिल है, उसका यह परिणाम है पीएमसीएच की घटना और गया मेडिकल कॉलेज की घटना और बलात्कार जैसी घटनाओं पर छोटी छोटी टिप्पणी करके हम लोग बैठ जाते हैं। जो वो गार्ड जो इस तरीके का कृत्य किया है, अगर आप मेरी माने और अगर आज आप माहौल देख रहे होंगे पूरे देश के भीतर पुलिस का जो खेल चल रहा है इनकाउंटर का, तो सबसे पहले वो जो गार्ड था उसका लिंग वर्धन कर देना चाहिए था। जब सत्यापित हो गया कि यह बलात्कारी है, तब न्याय के लिए देरी क्यों भैया? तब न्याय के लिए देरी क्यों? इसलिए सरकार गंभीर नहीं है। सरकार को सिर्फ चुनाव से मतलब है। कोरोना के बीमारी से आप मरते हैं तो मरे, आपका रेप होता है तो हो, आप लोग जो परेशानी हो रहा है तो हो, इससे कोई मतलब नहीं है। और इस तरीके की घटना बहुत ही निंदनीय और बहुत ही चिंतनीय है और गंभीर निर्णय लेने की स्थिति वाला यह समय है। और हम और आप जैसे जो बुद्धिजीवी प्रबुद्धगण हैं, उनका यह दायित्व बनता है कि हम लोग मजबूती के साथ इस कोरोना के संक्रमण से तो लड़े ही, ऐसे दोगले चरित्र वाले राजनीति, प्रशासनिक और भ्रष्ट किस्म के इंसान से भी हम लोग को लड़ना होगा और वह जाति और धर्म से ऊपर उठकर इन मुद्दों पर लड़ना होगा। कोरोना संक्रमण तेजी से अपना पैर पसार रहा है। वैसे में चिकित्सा व्यवस्था के लिए बिहार सरकार ने कोई ठोस कदम उठाए हो, इस बारे में आप कुछ बताएं लोगों को। देखिए, मुझे तो कुछ नहीं लगता है ऐसा कदम होता तो सिर्फ लॉकडाउन ही इसकी समस्या का समाधान नहीं होता। और ठीक है, लॉकडाउन तो आवश्यक है। तो आप अभी एक अमेरिका से एक वीडियो वायरल हुआ है और हमारे पास एक बिहार के प्रसिद्ध चिकित्सक ने वो भेजा है, कुछ और भी हमारे पदाधिकारियों ने मुझे वो वीडियो भेजा है। ये मान के चलिए कि ये दिसंबर तक लॉकडाउन का सिस्टम रहेगा, इसके पहले खत्म नहीं होने वाला। भले ही धीरे धीरे करके किया जाए ताकि एक बार करने पे एक आंदोलन का रूप ले सकता है। इस वजह से इसको धीरे धीरे बहुत समझदारी के तहत, जैसा कि उस वीडियो में बताया जा रहा है, दिखाया जा रहा है कि लॉकडाउन करने के लिए विश्व बैंक ने भारत को
काफी रुपए दिए कर्ज के रूप में, जिसको लौटाना भी। तो आपकी स्थिति में हम लोगों को एक गंभीर विषय पर सोचना होगा। और आप क्या बात करते हैं कोरोना के संक्रमण में चिकित्सा व्यवस्था दुरुस्त होने का? आपने देखा होगा कि खुद डॉक्टर मर रहे हैं कोरोना के संक्रमण से। आप अंदाजा लगा लीजिए, बिहार में आईसीएमआर के अंतर्गत चलने वाला राजेंद्र मेडिकल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, जिसको RMRI कहते हैं, जो अगमकुआं में अवस्थित है, वहां भी अब टेस्ट नहीं होगा, क्योंकि कोरोना टेस्ट करने वाले ही 8 लोगों को कोरोना के संक्रमण से ग्रसित हो गए हैं लोग। अब आप अंदाजा लगा लीजिए, बिहार के 535 प्रखंडों में अगर वास्तव से ईमानदारी से अगर कोरोना की संपूर्ण जांच की प्रणाली को दुरुस्त किया गया होता, तो शायद यह बात समझ में आता हमारे माननीय मंत्री मंगल पांडे जी को भी, हमारे कुमावत जी को भी, जो प्रधान सचिव है स्वास्थ्य विभाग के, और बिहार सरकार के सुशासन बाबू, उनको तो मतलब है नहीं। भले ही वीडियो में कहते हैं बीजेपी का मतलब बड़का झूठा पार्टी, लेकिन इनका DNA खराब है, इसलिए जाके मिल गए। स्वास्थ्य व्यवस्था पूरे बिहार में पूरी तरह से ध्वस्त है। और आप व्यवस्था के नाम पर देख लीजिए भाई, कि जांच इलाज कराने नाम पर आई बच्ची के साथ बलात्कार हो रहा है। बहुत से लोग तो बोल ही नहीं पाते, ये तो ऑन द स्पॉट पकड़ा गया, नहीं तो स्थिति तो इतनी खराब है कि पूछिए मत। और कोरोना के संक्रमण में बिहार सरकार के द्वारा कोई विशेष व्यवस्था नहीं किया गया। आप उठाकर देख लीजिए, सब हॉस्पिटल का हालत खराब है। हालत खराब होना लाजमी है, और डॉक्टर भी इसके लिए जिम्मेवार नहीं, क्योंकि उनके पास कोई व्यवस्था ही नहीं। रोज समीक्षा हो रहा है, रोज समीक्षा करते हैं मंत्री जी, मैंने निर्देश दिया, क्या निर्देश दिया है और क्या पालन हो रहा है उसका समीक्षा करें। आपने जो निर्देश दिया उसका सामान की व्यवस्था किया क्या? लेकिन यहाँ पे सिर्फ राजनीतिकरण की बातें हो रही है। अभी आप देखे हुए कोरोना के संक्रमण में चिकित्सा व्यवस्था, चिकित्सा मंत्री है मंगल पांडे भारतीय जनता पार्टी के कोटे से, और भाजपा के 100 लोग संक्रमित हो चुके हैं, बड़े से बड़े छोटे छोटे कार्यकर्ता। लेकिन इनको चिंता है कि मोदी पत्र घर घर पहुंचे। इनको चिंता इस बात का है कि हम चुनाव में फिर से सरकार बना ले, बिहार के 13 करोड़ जनता का स्वास्थ्य ठीक रहे या नहीं रहे वो तो बात की बात है। मेरी सरकार पुनः बन जाए, इसके बाद फिर विचार करेंगे, समीक्षा करेंगे। और जब ये समीक्षा करते करते इनका नवंबर में चुनाव होगा, रिजल्ट होते होते नवंबर लास्ट हो जाएगा, और धीरे धीरे नवंबर से ऐसे ही धीरे धीरे करके कोरोना का संक्रमण अपने आप धीरे धीरे कम होने लगेगा। तो ये लोग कहेंगे कि देखिए हमारी सरकार ने बड़ी शिद्दत के साथ, बड़ी मुद्दत के साथ बहुत व्यवस्था करके इस बीमारी से लड़ा है। क्या लड़ा है? सिर्फ बेवकूफ और मूर्ख बना रहे हैं लोग मेरी नजरों में। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि अगर ईमानदारी से, अगर अंधभक्ति से बाहर निकलकर कोई भी अगर व्यक्ति बात करे, तो आप उनसे पूछ लीजिए, वो कहेगा कि निश्चित तौर पे कोरोना के संक्रमण में बिहार के द्वारा कोई उचित व्यवस्था सरकार के द्वारा नहीं किया जा रहा है। और अभी कल का ये बात देख लीजिए, जदयू के पटना महानगर के छात्र नेता, युवा नेता का बहनोई का देहांत हो गया कोरोना के संक्रमण में। डॉक्टर देखने तक नहीं आया। जब भाजपा और जदयू के लोग जो पार्टी यानी कि सरकार बनाने में अहम कड़ी बनते हैं, उनके परिवार के साथ जब घटना हो रही है, कोई देखने वाला नहीं है, तो आप अंदाजा लगा लीजिए सिद्धर जी की हालात क्या है। और जनक विकास मोर्चा यही काम जागरूकता के लिए कर रहा है और करता रहेगा। हम लोगों को जगाने का काम कर रहे हैं कि आप जागिए और अपने लोगों को बचाने के लिए आप अपने स्तर से प्रयत्न कीजिए। कम से कम आप जागरूक करिए लोगों को, इससे बचने की जरूरत है। घर में हम लोग को रहने की आवश्यकता है। आप सनातन धर्म को मानते हैं, पुरानी संस्कृति सभ्यता को प्रचार प्रसार भी करते हैं। जब कोई भगवान पर अभद्र या असहनीय टिप्पणी करता है तो उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, जो सनातन धर्म पर गलत टिप्पणी करता है या गंदी बात कहता है, वह व्यक्ति कोई बाहर का नहीं, वह व्यक्ति हमारे ही सनातन धर्म का हिस्सा है। राजनीतिक दृष्टिकोण से कुर्सी हथियाने के चक्कर में एक ऐसी व्यवस्था बनाई जा रही है, और उससे भी बड़ा बात है कि जो सदन के सदस्य हमारे उदित राज जी सांसद हुआ करते थे, उनके जैसा व्यक्ति भी अभद्र टिप्पणी करता है, भगवान को मजाक बनाता है, भगवान को गंदी गंदी गाली देता है, भगवान की तुलना भीमराव अम्बेडकर से करता है। लेकिन जरा हमको बताइए कि किस संविधान में
यह लिखा हुआ है कि जब किसी मनुष्य का जन्म होगा तो उसका 2 कान होगा, 1 नाक होगा, 2 आंख होगा, 1 ब्रेन होगा, 2 पैर होगा, पूरा शरीर का एक ढांचा का जो निर्माण किस भीमराव अम्बेडकर के संविधान के किस आर्टिकल में है, यह हम जानना चाहते हैं उन भीमटे वाले लोगों से, उन दोगले चरित्र वाले लोगों से जो सनातन धर्म पे उंगली उठाते हैं, हमारे भगवान पर उंगली उठाते हैं। भगवान तो उनके भी है, लेकिन ये कुर्सी हथियाने के चक्कर में, वोट हथियाने के चक्कर में इस तरह का कृत्य करते हैं। और जब सनातन धर्म के अगुआ ब्राह्मण समाज इस मुद्दे पर बात करता है, उनको गाली देते हैं, लेकिन जब अपना सब समय आता है तो विवाह भी पंडित लोग से ही करता है। ऐसे दोगले चरित्र वाले लोग जो असहनीय पीड़ादायक, कोरोना से भी ज्यादा खतरनाक है जब हमारे भगवान को कोई गाली बकता है। अगर जिस दिन हमारा सिस्टम और जिस दिन हमको मौका मिला तो निश्चित तौर पे कानून में संशोधन होगा और ऐसे दुष्ट प्रवृत्ति वाले जो बयानबाजी करने वाले जो लोग हैं उनके जीव काटने का कानून बनाया जाएगा। अगर मुझे कभी भी सेवा का अवसर मिला इस राष्ट्र में तो यहाँ पर आंख के बदले आंख हम वाली की संहिता लागू करेंगे। उस नेचर के लोग हैं। चाणक्य जी ने एक बात कही थी, जो सनातन धर्म पे प्रहार करता है वह दुश्मन से भी ज्यादा खतरनाक है, भले ही अपना सगा भाई क्यों ना हो। और वही स्थिति भारत में पैदा की जा रही है। अनर्गल बातें कही जा रही है, भगवान को कोसा जा रहा है, भगवान पे टिप्पणी कही जा रही है, लेकिन वह लोग जब शपथ लेते हैं तो संविधान के साथ ईश्वर की शपथ लेते हैं, ईश्वर का भी नाम लेते हैं, आता है। हम कानून संबद्ध कार्रवाई करेंगे, हम ईश्वर की शपथ लेते हैं, आता है कि नहीं आता है? तो पहले भीमटे वाले लोगों को पहले कानून में अम्बेडकर जी को कहना चाहिए था, सपना में आना चाहिए था, या अम्बेडकर जी को इस बात को समझना चाहिए था कि संविधान में हम एक कानून बना दे कि हर न्यायालय में, चाहे वो निचली अदालत हो या बीच की या ऊपरी अदालत, यानी कि सिविल कोर्ट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, वहां पर भागवत गीता के जगह पर संविधान को ही छू कर कहा था कि हम संविधान को छू कर कह रहे हैं कि सच बोलेंगे, सच किसी का कुछ नहीं बोलेंगे। अरे संविधान की शपथ लेने वाले ये जो प्रशासनिक पदाधिकारी है, पुलिस पदाधिकारी है, जो राजनेता है, ये सब के सब कितने भ्रष्ट और चोर है, ये किसी से छुपा है। लेकिन गौर करके सोचिएगा, आज भी हर थाने में भगवान बजरंगबली का या शिव भगवान का, शिव जी का मंदिर बनता है। और जब बात बिगड़ती नजर आती है, धार्मिक व्यवस्था का बात आता है, तो उस मंदिर में शपथ लेने वाला व्यक्ति से यह उम्मीद किया जाता है कि वह गलत नहीं बोलेगा। ऐसे लोग देश को तोड़ने का काम कर रहे हैं, और ऐसे लोगों को जो पार्टियां टिकट देती है, वैसे दोगले चरित्र वाले पार्टियों से और उन नेताओं से देश को बचाना है, हमको भी और आपको भी। ये जरूरी नहीं है कि हर काम का दायित्व सिर्फ ब्राह्मण उठाए। हर जाति के लोगों का यह कर्तव्य बनता है कि हम समाज में फैल रहे कुरीति को दूर करें। अगर कोई ब्राह्मण अगर कोई गलत कार्य करता है उसका जरूर विरोध करें, लेकिन जो गलत कार्य करता है उसका विरोध करें। गलत कार्य करने वाला व्यक्ति को ब्राह्मण कह के छोड़ देना या किसी संविधान के किसी आर्टिकल में नहीं आता है। इसलिए जो असहनीय पीड़ा करने वाले, जो बात करने वाले जो लोग हैं, उन पे दंडात्मक कार्रवाई नहीं हो रही है सत्ता बचाने के कारण। अन्यथा जिस दिन भारत में सनातन धर्म, भारत में भगवान, भारत में संस्कार, संस्कृति, सभ्यता और अलौकिक इतिहास का वर्णन अगर हमारे आज के 130 करोड़ लोगों को बताया जाने लगेगा, आप याद करके देखिएगा कि हम 5 साल में भारत को उस जगह पे पहुंचा सकते हैं जहां हम आजादी के 74 साल में नहीं पहुंच सके। ऐसे लोगों से बचना चाहिए और ऐसे लोगों को सबक भी सिखाना चाहिए। अभी कुछ दिन पहले ही नेपाल के प्रधानमंत्री ने भगवान श्री राम पर विवादित बयान दिया था। उन्होंने भगवान श्री राम को नेपाली बताया तथा अयोध्या का नेपाल में होने की बात कही। इस पर आप क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, नेपाल ने जो यह बात कही, नेपाल में ओली है और ओली की जो बोली है वो निश्चित तौर पे गोली चलवा सकती है, लेकिन हम भारत के लोग हैं, इतना अधीर नहीं होते। और सबसे पहले तो हम ओली जी को धन्यवाद देना चाहते हैं कि ओली जी आपको धन्यवाद है, वह इसलिए कि कम से कम आपने माना तो कि राम है यानी भगवान राम है, यह बात माना
बात मान लिए तो नेपाल में जो जन्म हुआ चीन के इशारे पर जो हो रहा है, ओली जी की जो बोली है वो बेसिकली चीन की है, लेकिन ओली जी यह बात जानते हैं और ओली जी की किरकिरी हो रही है। यही कारण है कि वहां पे जो प्रचंड है उन्होंने अपनी प्रचंड शक्ति का एहसास कराया है और ओली की बोली को दूर करने के लिए दबाव बनाया जा रहा है। अरे भगवान श्री राम है, अरे आप कहिए ना पूरा दुनिया अयोध्या है, बड़ी अच्छा लगेगा। कम से कम भीमते वाले नीम वाले लोगों को तो यह बात समझ में आने लगेगी कि श्रीलंका तो कहता है कि राम का वजूद है, अब नेपाल भी कह रहा है राम हमारे है, आने वाले दिनों में कहेगा बांग्लादेश भी, पाकिस्तान भी, चीन भी, जापान भी। तो बहुत अच्छा बात है भैया, राम तो पूरे दुनिया के है। इसलिए ओली की बोली का कोई ज्यादा प्रतिक्रिया देना जरूरी नहीं है, क्योंकि नेपाल, आपको याद होगा आज भी नेपाली जैसे ही नेपाल का नाम लेते ही साक्षी साक्षी करने वाला ही बात समझ में आता है। यानी कि 100 रुपया में हर घर से जागते रहो कहकर डंडा चलाकर जीवन यापन करने वाला ओली का बोली बिगड़ गया है। तो इसलिए उनकी जनता इसका जवाब देगी कि ओली की बोली में कितना बेहुदापन बयान है और यह चीन की भाषा है। कोई दिक्कत नहीं है, नेपाल हमारा मित्रवत देश था, मित्रवत देश है और मित्रवत देश रहेगा, क्योंकि ओली से नेपाल का ना वजूद था, न है, न रहेगा। इसलिए कोई डरने की बात नहीं है। इस तरीके के दोगले चरित्र वाले नेताओं से बचने की आवश्यकता है। और जो ओली को बोली को जो बिहारत में जो अमली जमा पहनाने वाले जो लोग हैं उनसे बचने की जरूरत है। खासकर मीडिया के लोगों को या तो डिबेट में उन लोगों को बुलाए नहीं, और बुलाए तो उनकी बात पूरी सुने, बीच में काट कर हिंदू धर्म को स्थापित करने का जो ये प्रयास है वो उचित नहीं। सनातन धर्म सत्य है और सत्य को साबित करने के लिए चिल्लाने की आवश्यकता नहीं और ना ही 50 साधुओं से कहवाने की आवश्यकता है। ये हमारा धर्म ग्रंथ कहता है, ये हमारा धर्म ग्रंथ है। और इतिहासकार ब्राह्मण नहीं हुआ है, इतिहासकार आप उठा कर देख लीजिए, किसी की पुस्तक पढ़िए तो आपको इतिहासकार में जो आज बड़ी बड़ी भारत में आजादी मांगने वाला कौम है वही लोग लिखते आए। तो आप गौर करके देखिएगा, सनातन मतलब सत्य और सत्य मतलब हिंदू। हम ये नहीं कहेंगे मुसलमान असत्य, लेकिन इस देश में ये भारत देश जो है सनातनियों का है और जितने भी धर्म हैं यह सब के सब बनाए गए धर्म हैं और अपनाए गए धर्म है। सनातन ही एक ऐसा धर्म है जो सत्य है और सत्य रहेगा। इसलिए ओली के बोली पर कोई ध्यान नहीं दीजिए, और ओली ज्यादा बोली करेगा तो फिर गोली मिलेगा, क्योंकि भारत तो अब जवाब देने की स्थिति में है और जवाब देगा। इस संक्रमण के दौर में अपने देश के पड़ोसी आंख दिखा रहे हैं, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? पड़ोसी तो अब नेपाल के बारे में हमने बोल ही दिया, अब चीन और पाकिस्तान के बारे में बोल रहे हैं, तिब्बत भी है, तिब्बत की बात कर रहे हैं। तो ये सब पड़ोसी दोस्त जो हमारे जो दुश्मन नहीं है, ये गोतिया है हमारे, और जब गोतिया से झगड़ा होता है तो बड़ी चिंता होती है। अभी आपने मुंडन कराया है, धर्म के आधार पर कराया हो या जिस नाते आपने कराया, या फिर कोरोना के संक्रमण में बाल भी संक्रमित नहीं इसलिए मुक्त हो गए, सनातन धर्म में अभी एक बहुत बड़ा प्रयोग है। तो हमारे जो तिब्बत के हो, पाकिस्तान के हो, चीन के हो या अब नेपाल भी, ये जो लोग आंख दिखा रहे हैं इनको मालूम है कि अब इस देश में आंख दिखाने वाले लोगों को सरकार और हमारी सेना आंख निकाल लेगी, इतनी शक्ति के साथ काम कर रही है। हम इसके लिए निश्चित तौर पे नरेंद्र मोदी जी को बधाई देंगे कि सेना को मनोबल उन्होंने बढ़ाया है और हम भारतीय अपने देश के सीमा पर तैनात जवानों को यह हम लोग बताना चाहते हैं, उनको यह संदेश देना चाहते हैं कि आपका भाई अगर आप सीमा पर तैनात है तो आपके भाई आपके उस घर के पास खड़ा है, किसी भी विपरीत परिस्थिति में आपके परिवार की सुरक्षा रक्षा के लिए वो संकल्पित होकर काम करेगा। आप दुश्मनों को जो भारत को आंख दिखाएगा उसका आंख नोच लेना, और डरने की बात नहीं है। पड़ोसी देश थोड़ी थोड़ी हरकत करता है और उनके हरकत को हर बार उनको मुंह की खानी पड़ती है, वो तो अपना ही घर का चरित्र खराब कर रहा है। जहां पूरा देश पूरा विश्व कोरोना के संक्रमण में अपने आप को बचाने में लगा है, वहां वो सीज फायर का उल्लंघन करता है, वह हमारे जवानों को बेवजह से टारगेट करके मारता है। अगर जिस दिन भारत चाह गया
आप उठाकर देख लीजिएगा जितनी जनसंख्या है हमारी, एक राज्य जिस दिन कुर्बान करने की ठान लेंगे, ये जितने भी आसपास के पड़ोसी राज्य, ये सब के सब सफाया नजर आएगा। आपको ये बता रहे, इसलिए आप चिंता करने की बात नहीं है। वो दौर गया जब हम सिर्फ शांति की बात करते हैं। आंख दिखाने वालों को आंख कबाड़ने की, आंख नोचने की क्षमता विकसित कर ली हम लोगों ने। और यह भारत अब डरने वाला नहीं, ना ही चुप रहने वाला है। और अब हम सिर्फ लाठी का जवाब, लाठी से नहीं बल्कि लाठी का जवाब काली से देने की स्थिति में है। इसलिए चिंता की बात नहीं। जहां तक मुझे ज्ञात है कि लगभग 20 वर्ष से आप ब्राह्मणों की एकजुटता करते आ रहे हैं। लगभग देश में 5000 से भी ज्यादा ब्राह्मण की संगठनें हैं, लेकिन उन संगठनों के प्रति ब्राह्मण का विश्वास नहीं जगता। ऐसा क्या कमी रह गया है संगठन में या ब्राह्मणों में, आप बताना चाहेंगे? बिल्कुल बताना चाहेंगे, बिल्कुल बताना चाहेंगे। और आप एक बात सबसे पहले तो ये बताएं कि आपको कि हमारे देश में ब्राह्मणों की संख्या हर राज्य में, जैसे हमारे बिहार में 90 लाख है, उत्तर प्रदेश में 2.5 करोड़ के आसपास है, गुजरात में 60 लाख के आसपास है, राजस्थान में, महाराष्ट्र में कोई ऐसा राज्य नहीं है जहां पर हमारी संख्या कम है। अरे जो छोटे छोटे राज्य है, मेघालय है, त्रिपुरा है, नागालैंड है, वहां भी हम लोगों की संख्या 2 से 3 लाख। जैसा कि आपने बताया कि हमारे देश में 5000 से ऊपर ब्राह्मणों का संगठन है। भैया 5000 संगठन नहीं, बल्कि हमारे ब्राह्मण के संगठन उससे कहीं ज्यादा है, 10,000 के आसपास है। भले वो रजिस्टर्ड ना हो, हर वो व्यक्ति जो अपने गांव में 10-20 लोगों के बीच बैठता हो, वो खुद को राष्ट्रीय अध्यक्ष घोषित कर देता है। भैया मेरा अखिल भारतीय, मेरा अंतरराष्ट्रीय, मेरा विश्व, मेरा सृष्टि, मेरा आकाश, मेरा पताल, मेरा जिला, मेरा प्रखंड, मतलब जो उनकी इच्छा करे वो ऐसा संगठन बना लिया जाता है। अब आप ये कह सकते हैं, मन में होगा सवाल कई लोगों का कि भैया ब्रजेश जी ऐसा बोल रहे हैं तो चाणक्य विकास मोर्चा ये अभी तो एक संगठन है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं, कतई नहीं। जैसा आपने अभी कहा कि हम पिछले 20 वर्षों से ब्राह्मण के हित और ब्राह्मणों को एकजुट करने का काम कर रहे हैं, बिल्कुल हमारा उद्देश्य बिल्कुल साफ है। और ब्राह्मण का जो संगठन है, जिसको हम लोग कहते हैं कि 5000 संख्या, 10,000 संख्या जो ब्राह्मण संगठनों का है, इसमें 90% ब्राह्मण संगठन। आप गौर करके देखिएगा, मेरी बातें बुरी लग सकती हैं, चुभेंगी भी, लेकिन मुझे उसका कोई परवाह नहीं, क्योंकि मैं केवल सच बोलता हूं, केवल सच ही बोलूंगा। जिनको बुरा लगता है लगे। 90% ब्राह्मण संगठन सिर्फ अपना व्यक्तिगत ब्रांडिंग के लिए काम करता है, और उनका ब्रांडिंग होता नहीं है। उठाकर देख लिया, उनको जानते भी लोग नहीं, लेकिन एक संगठन बना लिया। अब मजबूरी में उनके जो चचेरे, मौसेरे, फुफेरे, ससुराल, ननिहाल के जो रिश्तेदार हैं, अब मजबूरी में उनके साथ जुड़ना पड़ता है। आप उठाकर देखिएगा, ये एक ही व्यक्ति कई ब्राह्मण संगठन का सदस्य है। इसीलिए हम लोगों ने चाणक्य विकास मोर्चा आचार्य विष्णुगुप्त चाणक्य के विचारों को आगे बढ़ाने का प्रयत्न और उनके उन विचारों को जो राष्ट्र हित के लिए है, हम लोगों ने शुरू किया। और हमने कहा कि चाणक्य विकास मोर्चा कोई संगठन नहीं, बल्कि चाणक्य विकास मोर्चा एक क्रांतिकारी विचार का मंच है। और उस मंच पे भारत के सभी ब्राह्मण संगठन, जितने भी संगठन है, वो अभी चाहे तो इस मंच के हिस्सा हो सकते हैं। और हमारे इस तरह के प्रयास में हम लोगों ने कोशिश किया है। और चाणक्य जी का, जैसा कि चाणक्य को भला कौन नहीं जानता, पूरा दुनिया, बल्कि कई लोग पीएचडी करते हैं आचार्य चाणक्य के नाम पर। और हम लोगों ने पटना में चाणक्य गुफा की न सिर्फ खोज की, बल्कि ये खोज हमने नहीं की, ऑलरेडी चाणक्य गुफा था। हम लोगों ने उस चाणक्य गुफा पर काम किया और चाणक्य के विचारों को आगे पहुंचाने का काम किया। आज लोग कहते हैं भीमराव अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर। भीमराव अम्बेडकर ने भारत का जो संविधान है, ईमानदारी से बात करना, आप ईमानदारी से बात करिएगा। जो भी ब्राह्मण संगठन है, बहुत विचारधारा के लोग हैं, बहुत टिप्पणी करते हैं, अपने भाइयों को कैसे काटा जाता है, विचारों को कैसे ध्वस्त किया जाता है, इस पर बहुत विचार डालते हैं। भीमराव अम्बेडकर का जिस तरीके से नाम है कि उन्होंने संविधान की रचना की, अरे संविधान की रचना में और भी लोग शामिल थे, उनकी चर्चा कभी नहीं होती।
और उस संविधान में जितने भी आर्टिकल हैं किसी न किसी देश से लाए गए। और आप उठाकर देख लीजिए कि आपका संविधान की स्थिति क्या है। लेकिन आचार्य चाणक्य ने राजनीति की एक नई परिभाषा गढ़ी और हम लोग वही काम कर रहे हैं सनातन धर्म के लिए। चाणक्य, विष्णुगुप्त चाणक्य ने ठानम का, अहंकार का नाश किया और अहंकार का नाश करके सत्य यानी कि धर्म की स्थापना की थी। और चाणक्य ने हमेशा कहा है सनातन धर्म की रक्षा राष्ट्र की रक्षा के बराबर, क्योंकि जब धर्म बचेगा तभी देश बचेगा और हर देश का अपना धर्म है और हमारे भारत देश का यही धर्म है, वह है सनातन धर्म। और हम उन्हीं विचारों को लेकर आगे चल रहे हैं और यही कारण है कि चाणक्य विकास मोर्चा अपने 15 सूत्री विचारों को लेकर काम कर रहा है। अगर इस देश में एक संविधान, एक देश एक संविधान अगर है तो हम यह मांग करते हैं उस संविधान के दायरे में कि हमारी भी सुनो। इस देश में 130 करोड़ आबादी वाले इस देश में हमारी भी उतनी ही भूमिका है जितने अन्य लोग। इसलिए चाणक्य विकास मोर्चा थोड़ा ब्राह्मण के विभिन्न संगठनों से हटकर एक व्यवस्था पर काम कर रहा है जो राष्ट्र हित में। हमारे यहाँ जब शपथ का ग्रहण होता है अपने अपने लोग भगवान की आराधना करते हैं, चाहे वो कोई धर्म वाले लोग। अब तो यहाँ कई धर्म है, एक दो धर्म हो तो बताएं। अब तो डेली एक नया धर्म बन जाता है और उसका धर्म का जो संस्थापक है वो जेल चला जाता है। तो चाणक्य विकास मोर्चा विचारों को मजबूती के साथ पूरे देश में सर्वजन हिताय की परिभाषा पर काम कर रही है और इसीलिए हम लोगों ने 15 सूत्री मांग रखे हैं। राज पुरोहित का गठन, हर राज्य में राज पुरोहित का गठन हो। राजा के पास एक ऐसा राज पुरोहित हो जो धार्मिक दृष्टिकोण से उनको यह बात बताए कि विपरीत समय में, संक्रमण के समय में या देश के उज्जवल भविष्य के लिए, इस प्रदेश के उज्जवल भविष्य के लिए क्या करना चाहिए। इसलिए राज पुरोहित का गठन जिसको भी बना दीजिए, आपको जो अच्छा लगता है, जिनके अंदर योग्यता है, जो आप नियमावली बना लीजिए, उस नियमावली के अंदर आते हैं उनका राज पुरोहित का गठन किताब में उनको राज पुरोहित बनाया जाए। कई राज्यों में है भी। ब्राह्मण कल्याण बोर्ड का गठन, आज देखिएगा अति पिछड़ा, पिछड़ा, दलित, महादलित, अल्पसंख्यक, कई तरह का बोर्ड है, लेकिन ब्राह्मणों के लिए कोई बोर्ड का गठन नहीं है। इसलिए ब्राह्मण कल्याण बोर्ड का गठन हम लोग का मांग है। तीसरा है कि आजकल बहुत सारे बोलने पर जैसे लोग बोलते हैं तो कई ब्राह्मण बोलते हैं कि ये मांग थोड़ा ठीक नहीं है, लेकिन वर्तमान समय में आज कोरोना के संक्रमण से भी ज्यादा खतरनाक हो चुका है। हमारा तीसरा मांग है पंडितवा कहने वालों पर भी SC ST एक्ट की तरह एक कानून बने। अगर हम किसी दूसरे जाति के लोगों को जाति का नाम लेते हैं तो जाति सूचक शब्द कहने पर SC ST एक्ट लग सकता है, तो पंडितवा कहने वाले पर भी एक एक्ट बनना चाहिए ताकि हम पंडितों का भी सम्मान हो सके, हम सवर्णों का भी सम्मान हो सके, हम पिछड़ों का भी सम्मान हो सके। जो हमारे SC ST एक्ट में सवर्ण, पिछड़ा, अति पिछड़ा भी शामिल है जिन पर एक्ट लगता है। चौथा हमारा मांग है ब्राह्मण का भी जाति प्रमाण पत्र निर्गत करे सरकार। अगर हमारी जाति ब्राह्मण है तो हमारी जाति प्रमाण पत्र निर्गत करे। हमारा पांचवा मांग है भारतीय संस्कृति एवं सरकार के सभी जिला में वेदशाला का निर्माण। आज हर जिला में, हर प्रखंडों में उर्दू का स्कूल खुल रहा है, मदरसा चल रहा है। भारत धर्म का देश है, सनातन धर्म का देश है और जिस देश में धर्म की पूजा होती हो, धर्म को प्राथमिकता दिया जाता हो, हथियारों पर भी ओम लिखा जाता हो, उस देश में अगर वेदशाला नहीं होगा, क्या मतलब है फिर उस हथियार पे? जैसे कि आपने देखा होगा एक तस्वीर की, हमारे देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी एक हथियार पर यानी कि एक जो हमारा विमान है उस पर ओम लिखते हैं। टिप्पणी भी होती है, कई लोग टिप्पणी करते हैं कि देखिए ओम लिखने से क्या होगा। अरे ओम लिखने से तो वो होता है, ये बताने की आवश्यकता नहीं है, जिनको ओम करके तो देखे। हमारा मांग है संस्कृत भाषा को प्राथमिकता देने के लिए सरकार योजना बनाए। आज देख रहे होंगे कि संस्कृत विलुप्त हो रहा है हमारे देश में। जैसे संस्कृति विलुप्त हो रही है, संस्कार विलुप्त हो रहा है, सभ्यता विलुप्त हो रहा है, इसका कारण है संस्कृत का विलुप्त होना। क्योंकि संस्कृत के बगैर किसी भी मजबूत देश की कल्पना बेमानी होती है और खासकर वह देश जो धर्म का देश है। और संस्कृत का महत्व हमारे ही
ही देश में अगर खत्म कर दिया जाएगा। यह कूटनीति थी उन अंग्रेजों की, क्योंकि संस्कृत एक मजबूत और सुदृढ़ भाषा है, और इसीलिए हम लोगों ने हर राज्य की सरकारों से आग्रह किया है कि संस्कृत भाषा को प्राथमिकता देने के लिए आप योजना बनाइए। और संस्कृत पढ़ने के लिए कोई पंडित ही नहीं है, कोई जागीर नहीं है कि पंडित ही संस्कृत पढ़ेंगे। हमारे देश के सभी वर्ण के लोग, अल्पसंख्यक भी, जिनकी इच्छा है वो संस्कृत पढ़े। आज कई हिंदू हैं हमारे सनातन धर्म के जो उर्दू पढ़ते हैं, इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो मुस्लिम हो गए। या बहुत उर्दू पढ़ने वाले जो हमारे मुसलमान भाई हैं वो भी संस्कृत पढ़ते हैं, इसका मतलब वो थोड़ी है कि वो अब सनातनी हो गए। तो इन चीजों को ध्यान में रखने के लिए हम लोगों ने एक मांग रखा है। जिस तरीके से हर राज्य में देखते होंगे कि हज भवन बनाया जाता है, ताकि इस्लाम धर्म में हज की यात्रा को बहुत पवित्र माना जाता है। अरे भैया ठीक है, बहुत अच्छी बात है, आप हज यात्रा करवाइए उनको। ठीक उसी तरीके से हम सनातन के लोगों के लिए भी 4 धाम यात्रा भवन बनाइए, ताकि हमारे भी जो गरीब कमजोर लाचार लोग हैं वह 4 धाम यात्रा सरकार की योजना के तहत, यानी सरकार के राशि पर, अनुदान पर 4 धाम की यात्रा कर सके। आप बात करते हैं हमारे राजनीति के हर पार्टी के नेता, चाहे वो किसी बिरादरी का हो, किसी धर्म का हो, वो अपने आप को चाणक्य कहता है, लेकिन चाणक्य राजनीति के जन्मदाता है। इसलिए हम लोगों ने चाणक्य विकास मोर्चा के बैनर तले यह मांग किया कि विधानसभा परिसर में, चाहे वो बिहार का विधानसभा हो, झारखंड का हो, उत्तर प्रदेश का हो, उत्तराखंड का हो, दिल्ली का हो, हरियाणा का हो, पंजाब का हो, महाराष्ट्र का हो, राजस्थान का हो, गुजरात का हो, फिर पश्चिम बंगाल का हो, असम का हो, उड़ीसा का हो, तेलंगाना का हो, कर्नाटक का हो, गोवा हो, मणिपुर हो, नागालैंड हो, मेघालय हो, हमारे हर राज्यों में जो विधानसभा है वहां पे आचार्य विष्णुगुप्त चाणक्य की प्रतिमा लगाई जाए। हमारा मांग है विधान परिषद में, जहां जहां विधान परिषद है, अभी तो 6 जगह है और 4 जगह का अनुमति मिला है, जहां जहां विधान परिषद है वहां पे संस्कृति कोटे से सदस्य का मनोनयन है, धार्मिक संस्कृति कोटे से मनोनयन है। आपको लगता है कि हिंदू वोट नहीं करते, तो भैया आप इस्लाम को ही दे दीजिए ना वो कोटा, आप बौद्ध को ही दे दीजिए ना वो कोटा, आप जैन को ही दे दीजिए ना वो कोटा, कोई नहीं रोकेगा। लेकिन एक धार्मिक संस्कृति के आधार पर एक सदस्य का मनोनयन हो जो पूरे प्रदेश में धार्मिक वातावरण के लिए काम कर सके, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, बौद्ध हो, जैन हो, सबका कल्याण होगा। और हमारा मांग है चाणक्य विकास मोर्चा के बैनर तले धार्मिक न्यास परिषद द्वारा संचालित मंदिर में पुजारी और पंडित जी का वेतन, पेंशन और मेडिकल, ये तीनों मिले। वो भी कर्मचारी है एक मंदिर का। अगर उस मंदिर के पैसे से सरकार जरूरत पड़ने पर लेती है और वो सरकारी राजस्व का हिस्सा बन चुका है, तो उस मंदिर के पंडित के और जो हमारे पंडा है, पुजारी और पंडित जी का जो है वो वेतन, पेंशन और मेडिकल निश्चित तौर पे मिलना चाहिए। ये अभी हम लोगों ने अपने मांग में रखा है। साथ ही साथ कई ऐसे भी मंदिर हैं जो बहुत प्रसिद्ध हैं लेकिन वो धार्मिक न्यास परिषद में नहीं आते, तो उन मंदिर में भी पुजारी पंडित जी को वेतन निश्चित तौर पे मिलना चाहिए। आज देख रहे होंगे पूरे देश में, जैसा कि हमारे सिद्धर पांडे जी ने एक सवाल किया था, धर्म पर अभद्र टिप्पणी पर, अपमानजनक बातों पर भगवान पे बात करते, तो भगवान के और जजमान के बीच में एक मजबूत कड़ी होता है ब्राह्मण, तो उनके शिखा पर, तिलक पर और जनेऊ पर बहुत गंदी गंदी टिप्पणी होती है। बल्कि बिहार में तो जनेऊ उतारवा दिया गया। इस तरह का धारणा है। वैसा ही नहीं कि सिर्फ बिहार में बल्कि देश के कई राज्यों में यह एक राजनीतिक षड्यंत्र कूटनीति चल रहा है कि शिखा, तिलक और जनेऊ पर प्रतिबंध लगाओ, ब्राह्मण धीरे धीरे विलुप्त हो जाएगा। तो ऐसे हमारे कई भाई हैं जो बड़े पदों पर IAS है, IPS है, IRS है, IFS है, राज्य सेवा के अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी हैं। अगर वो माथे पर तिलक लगा के जाते हैं, सर पर शिखा रखते हैं, काने पर जनेऊ पहनते हैं, तो कई लोग गंदी टिप्पणी करती हैं, तो ये बंद हो। कभी भी ब्राह्मण पदाधिकारी हो या कर्मचारी हो, कोई टोपी पहन के जाता है तो कभी कोई गंदी टिप्पणी नहीं करता, क्योंकि हर आदमी को अपना पोशाक पहनने का अधिकार है। अगर सरकार के प्रोटोकॉल में अगर नियम अगर बने तो सबके लिए एक बने, इसलिए इस पर राजनीति बंद हो।
हमारे ब्राह्मण प्रतियोगी छात्र, अभी आप देख रहे होंगे कि मेडिकल में भी एडमिशन 10% का एडमिशन भी हमारे समान का नहीं हो रहा है। तो आप उठाकर देख लीजिए क्या हो रहा है। तो ऐसी स्थिति में ब्राह्मण प्रतियोगी छात्रों का परीक्षा यात्रा निःशुल्क, ब्राह्मण ही नहीं बल्कि सवर्णों का, ब्राह्मण सवर्ण और पिछड़ा को भी नहीं मिलता है पास। तो यात्रा बिल्कुल जो प्रतियोगी छात्र हैं उनका निःशुल्क होना चाहिए, वो चाहे वो किसी भी जाति के हो, ब्राह्मण हो, वैश्य हो, क्षत्रिय हो, शूद्र हो। शूद्र को तो मिलता ही है, उनको तो सारी फैसिलिटी मिलती है, परीक्षा शुल्क माफ, यात्रा शुल्क माफ, नंबर भी कम आए तो पास। वैसी स्थिति में ये एक देश एक कानून कैसा है, इस दृष्टिकोण पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है। हम लोगों ने एक मांग रखा है अपने बिहार में 101 फीट का भगवान परशुराम जी की आदमकद प्रतिमा का निर्माण करने का। सरकार महात्मा बुद्ध का अगर प्रतिमा स्थापित कर सकती है तो भगवान परशुराम का भी प्रतिमा स्थापित होना चाहिए। और अगर सरकार इस बात को पूरा नहीं करती है तो सरकार सिर्फ जमीन मुहैया कराए, 101 फीट की प्रतिमा भगवान परशुराम की चाणक्य विकास मोर्चा अपने दम पर बनवा लेगा, यह मांग हम लोग। और ठीक इसी तरीके से इसी बात को ध्यान में रखते हुए हमारे भाई रामा दुबे जी ने औरंगाबाद के जो गो के पास जो देवकुंड एक जगह है, वहां के जो हमारे कमलेश पुरी जी जो मठाधीश है, वहां मठ के जो मठाधीश है, महंत हैं, उन्होंने कहा है कि हम जमीन दान करेंगे। जिस दिन जमीन दान में मिलता है, औरंगाबाद के उस देवभूमि में आचार्य विष्णुगुप्त चाणक्य की 101 फीट की प्रतिमा स्थापित होगी, चाणक्य धर्मशाला वहां स्थापित होगा और हमारी पार्टी पूरे देश में चल पड़ेगा। और जैसा कि आप देखते हो कि नरेंद्र मोदी जी बोलते हैं आजकल, ये हमारा 15वां मांग है कि वर्ण व्यवस्था, देश का प्रधान सेवक, चौकीदार, प्रधानमंत्री, जो आप कह सकते हैं, क्योंकि आप तो अंधभक्त हैं और आपके लिए ही वो 3 तरह का स्लोगन है। एक आदमी एक ही व्यक्ति होता है, लेकिन उन्होंने अपना पद बहुत बढ़िया तरीके से डिफाइन किया है। जब मन करता है तो कहते हैं प्रधान सेवक, जब इच्छा होती है तो कहते हैं चौकीदार, जब इच्छा होती है तो कहते हैं प्रधानमंत्री। तो अगर देश में अगर वर्ण व्यवस्था है तो हमारा भी टाइटल वर्ण व्यवस्था के आधार पर हम लोग को प्रमाण पत्र मिलना चाहिए भैया कि हम ब्राह्मण हैं, ये मांग है हमारी। और जो ब्राह्मण संगठन काम नहीं कर पाते हैं उनके कारण ही चाणक्य विकास मोर्चा को यह कदम उठाना पड़ा और चाणक्य विकास मोर्चा अब यह कदम आगे बढ़ा चुका है। देश के तमाम बड़े से बड़े ऋषि, महात्मा, कथावाचक, हमारे जो बाल व्यास हैं, ये कई ऐसे हमारे साथी हैं, हजारों की संख्या में जुड़ गए और अब धीरे धीरे अपनी बात को लोगों तक पहुंचा रहे हैं। और आने वाले दिनों में चाणक्य विकास मोर्चा ब्राह्मण का कल्याण के साथ साथ अपने यजमान के हितों की रक्षा के लिए काम करता दिखाई देगा। इस देश का एक ऐसा एकलौता संगठन के रूप में, जो संगठन न होते हुए भी एक संगठन का एक ऐसा ढांचा करके आपके सामने प्रस्तुत करेगा जिससे ब्राह्मण तो ब्राह्मण होने पर गर्व महसूस होगा, यजमान भी गौरवान्वित महसूस करेंगे कि हम उस ब्राह्मण के नेतृत्व में चल रहे हैं जो ब्राह्मण राष्ट्र के कल्याण के लिए, जैसे आजादी के पहले कुर्बानी देता था, आजादी के बाद भी वही संकल्प पर काम कर रहा है। मानवाधिकार के परिप्रेक्ष्य में पुलिसिया आतंक के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अब मानवाधिकार और पुलिसिया आतंक ये दोनों दो विषय हैं और जैसा कि आप यह बात कह रहे हैं कि मानवाधिकार और पुलिसिया आतंक, आप किस संदर्भ की बात कर रहे हैं? अगर आप पुलिसिया आतंक उत्तर प्रदेश की घटना, मध्य प्रदेश की घटना पर अगर आपका ध्यान आकृष्ट है तो यह बड़ा शर्मनाक विषय है। आप गौर करके सोचिएगा कि इनकाउंटर, पुलिसिया आतंक कोरोना के संक्रमण में और बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। आप गौर करके देखिएगा कि पुलिस की संख्या वैसे भी कम है, हर राज्यों में कम है जनसंख्या के अनुपात में, लेकिन वर्दी का इज्जत करने के कारण लोग विरोध नहीं करते। अन्यथा जरूरत का सामान लेने के लिए घर से बाहर निकलने वाले लोगों के पिछवाड़े पर अगर 4 डंडा
डंडा लगा दिया जाता है, उसकी पत्नी है उसके साथ बैठी हो उसको 4 डंडा लग जाता है, तो वह पुलिस के आतंक से चोटिल होकर पुलिस के विश्वास पर 4 तरह के सवाल खड़े करने लगता है। और पुलिस आतंक तो है भैया, FIR नहीं होता है बिना नजराने के, FIR नहीं होता है बिना पैरवी के। मुंशी पैसा मांगता है मोबाइल चोरी हो जाने पर, छोटा छोटा सामान चोरी हो जाने पर। आप पूरे ईमानदारी से आप ये दाल ठोकर नहीं कर सकते हैं कि आपके आवेदन पर FIR हो गया। अगर आपने आवेदन टाइप करा के लेकर गए हैं तो वहां पर आपका आवेदन बदलवा दिया जाता है ताकि थाना प्रभारी के इच्छा अनुसार उस पर IPC CRPC के हिसाब से सेक्शन लगाया जाए। तो पुलिस आतंक के कारण ही यह मानवाधिकार ह्यूमन राइट्स बनाया गया। और अगर मानवाधिकार को हटा दीजिए, अगर राज्य मानवाधिकार, राष्ट्रीय मानवाधिकार, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार को अगर हटा दीजिए तो पुलिस का असली आतंक आपको दिखाई देने लगेगा। अभी तो घर में घुस के मारेगा, पुलिस की बस चले तो उसके हिसाब से आपको हाँ या ना कहना है। यह स्थिति है, और यह स्थिति न सिर्फ बिहार में बल्कि देश के सभी राज्यों में कमोबेश है। लेकिन यह राज्य में आप दिल्ली चले जाइए, महाराष्ट्र चले जाइए, तो वहां पे निश्चित तौर पे वहां के आम आदमी जागरूक है और वहां मानवाधिकार मजबूती से काम करता है। लेकिन हमारे बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश राज्यों में, मध्य प्रदेश राज्यों में, पश्चिम बंगाल के राज्यों में, यहाँ पे मानवाधिकार सिर्फ एक संस्था का नाम है, वहां से कोई कार्रवाई वगैरह नहीं होता। और जिस कारण से इनको डर जो लगना चाहिए मानवाधिकार का, पुलिस को नहीं लगता। जिस दिन मानवाधिकार 10-15 IAS IPS को, जिस दिन मानवाधिकार राज्य प्रशासनिक सेवा के एवं प्रशासनिक और पुलिस पदाधिकारियों को उनके कुकर्म का दंड देने लगे तो निश्चित तौर पे मानवाधिकार वास्तव में एक मजबूत संस्था के रूप में भारत के पटल पर चलकर आएगा। आप उठाकर देख लीजिए, यही फॉरेन कंट्री में चले जाइए, विदेशों के किसी देश में चले जाइए, वहां मानवाधिकार का पावर पुलिस विभाग से ज्यादा है, क्योंकि मानव के अधिकार के लिए ही पुलिस का गठन है। लेकिन यहाँ क्या होता है, आज हर घर शराब मिल रहा है बिहार में, और थाना क्या मिली भगत से मिल रहा है। ये अलग बात है कि इनकार कर दे लोग, पूरा थाना स्पाई के सिस्टम पर चलता है। तो उत्पीड़न है, पुलिस का आतंक भी, लेकिन इस बीच में उम्मीद की किरण है, और उम्मीद पर ही पूरी दुनिया टिकी हुई है। इसलिए मानवाधिकार में लोग जाना भी नहीं चाहते, लोगों को जानकारी भी नहीं है, और मानवाधिकार इसके लिए कोई विशेष कार्यक्रम वगैरह भी नहीं करता। इसलिए पुलिस के आतंक से बचने के लिए मानवाधिकार एक मजबूत संगठन है। मानवाधिकार अगर थोड़ा सा संकल्पित भाव होकर काम करने लगे तो पुलिस का गंदा चेहरा पर विराम लग सकता है। 6 साल में देश में बहुत विकास हुआ है और कांग्रेस ने देश को बर्बाद कर दिया, ऐसा सवाल सोशल मीडिया के माध्यम से पूरी तरह फैलाया जा रहा है। इस विषय पर आप क्या कहना चाहेंगे? अब सवाल तो बहुत विचित्र टाइप का है आपका, लेकिन यह सवाल तो है। अब हम कुछ बोलेंगे तो लोग कह देगा कि कांग्रेसी हैं, लोग कहेंगे कि हम कांग्रेसी हैं। लेकिन मैं किसी कांग्रेस पार्टी का नाम है, किसी पार्टी का कार्यकर्ता हूं। लेकिन 6 साल में क्या क्या हुआ है जरा गौर करके देखने की बात है। 6 साल में माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार चली है, कुछ चीजें हुई हैं, लेकिन मैं जरा उन पर ध्यान दिलाना चाहता हूं जो आजकल यह भी चर्चा में है। जैसे 60 साल में कांग्रेस पार्टी ने अगर बर्बाद कर दिया देश को, तो जो काम 60 साल में कांग्रेस ने किया है, मुझे लगता है कि 6 साल में मोदी जी भी उसी रास्ते पे चल पड़े। नंबर 1 पर आप देख लीजिए, GST से उद्योग धंधा खत्म होने के कगार पे है। अब मैं ये नहीं कहता कि GST नहीं लगना चाहिए, लेकिन अभी आप गौर करके देखिए, कोरोना के संक्रमण में देश की सरकार को मजबूती से चाहिए था कि सैनिटाइजर को, मास्क पर GST न लगे, लेकिन अभी सरकार ने 18% GST सैनिटाइजर पर कर दिया। आप उठा के देख लीजिए, GST से उद्योग धंधे खत्म हो रहे हैं, ये मेरा विचार है। नोटबंदी से आप
बेरोजगारी से अगर अर्थव्यवस्था नहीं खत्म हुआ रहता तो पीएसयू दिखता नहीं। तीसरा, बेरोजगारी से युवाओं का भविष्य खत्म है। आज बेरोजगारी का आलम यह है कि हम लोग बेरोजगार है और कोरोना के संक्रमण में और बेरोजगारों की संख्या बढ़ेगी। तो इस वजह से बेरोजगारी के कारण युवाओं का भविष्य खत्म, कर्ज से डूबे किसान खत्म हो चुके हैं, सरकारी खजाना खत्म हो रहा है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का भाईचारा खत्म हो रहा है, महिलाओं की सुरक्षा खत्म हो गई है। देख रहे हैं पीएमसीएच में रेप हो रहा है, पूरे देश में रेप की घटनाएं हो रही हैं। देख रहे होंगे महिलाओं की सुरक्षा कितना हो रहा है, लोकतंत्र खत्म हो रहा है। वोट किसी की दीजिए, सरकार किसी की बनाइए, अंत में घूम फिर के सरकार भाजपा की बन जाएगी। ये व्यवस्था हो रहा है। नौकरियां खत्म कर दी गई हैं और अनप्लाइड वे में लॉकडाउन से सब कुछ खत्म हो गया है। तो मैं तो ये कह सकता हूं कि जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी अगर जिम्मेवार है तो भारतीय जनता पार्टी के नरेंद्र मोदी की सरकार भी कहीं न कहीं से जिम्मेवार है। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। एक तरफ देश में कोरोना के संक्रमण से लड़ने के लिए सरकार को पॉलिसी बनानी चाहिए थी, तो सरकार के नेता, मुखिया, चौकीदार, प्रधान सेवक देश के 151 ट्रेन जो है निजीकरण के हाथ में चला गया। 109 रेलवे ट्रैक निजीकरण के हाथ में चला जा रहा है। पीएसयू बिक रहे हैं। पहले तो एयरपोर्ट बिक रहा था, रेलवे का प्लेटफार्म बिक रहा था, स्टेशन बिक रहा था। अब तो रेल की पटरियां बिक गई, रेल का ट्रेन बिक गया। अब आने वाले दिनों में क्या क्या बिकेगा आप देख लीजिएगा। डीएनए में सुधीर चौधरी दिखा रहे हैं कि पानी का भी हालत खराब है। आप तो अपना घर में जो आप वाटर प्यूरिफायर लगाते हैं उस पर भी अब बहुत तरह कानून आ रहा है। तो बहुत तरह की समस्याएं हैं। इसलिए सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस जिम्मेवार है ऐसा नहीं, मैं नहीं मानता। अगर कांग्रेस ने रेल न बनाया होता, रेल का विकास न कराया होता, 109 ट्रैक न बनाया होता, एक आध दो ट्रैक को छोड़ दीजिए तो 107 जो ट्रैक है जिसको मोदी जी अभी निजी कंपनी के हाथ में दे रहे हैं, ये मोदी जी ट्रैक बिछाए थे क्या? ये मोदी जी बनाए थे क्या पीएसयू? ये मोदी जी एयरलाइन, इंडियन एयरलाइंस, रेलवे जो व्यवस्था है जितने भी हमारे पीएसयू से मोदी जी ने बनाया था। आज जिस बाबा इंस्टीट्यूट की बात करते हैं, जो आईसीएमआर की बात करते हैं, मोदी जी ने बनाया था। तो ऐसा नहीं है, मोदी जी भी अच्छा काम कर रहे हैं, कांग्रेस ने भी अच्छा काम किया है। भ्रष्टाचार करने वाला कोई भी हो, चाहे वो मेरा बाप ही क्यों ना हो, उसका विरोध होना चाहिए। और कांग्रेस पार्टी ने भ्रष्टाचार के आकंठ में खुद को डुबो लिया था, जिसके वजह से भारत की जनता ने अटल बिहारी वाजपेयी जैसे लोगों के शासन काल को भी लोग नहीं माना था और 10 साल पुनः दे दिया था कांग्रेस की सरकार को। और 10 साल में कांग्रेस की सरकार ने आम लोगों का विश्वास का कत्ल किया। तब जब उसने देश में लोक सेवा का अधिकार, सूचना का अधिकार, भोजन का अधिकार जैसा कानून भी दिया, लेकिन भ्रष्टाचार के आकंठ में डूबने के कारण कांग्रेस पार्टी को भारत की जनता ने उखाड़ कर फेंक दिया। और आज 2 बार से लगातार नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री। लेकिन भ्रष्टाचार यहां भी है। आप नमामि गंगे प्रोजेक्ट को देख लीजिए और आपका भ्रष्टाचार का ही आलम है कि बीएसएनएल डूब रहा है, बीपीसीएल डूब रहा है। आप उठाकर देखिए, रेलवे घाटा में जरा तब नहीं दिख रहा भाई, निजीकरण हो रहा है। सरकार दायित्व तो कहां बचा? इसलिए ये कहना मेरे नजर से उचित नहीं है। दोनों रंगा बिल्ला है, चोर चोर मौसेरे भाई हैं। कोई बड़ा चोर है, कोई छोटा चोर। हम इसको चोर ना कहते हुए यही कह सकते हैं कुव्यवस्था का। इसलिए कोई दूध का धोआ हुआ नहीं है, कोई गंगा जल से पवित्र नहीं है। हमारे कुछ साथियों ने इस लाइव में कुछ सवाल भेजे हैं, उनके कुछ सवाल को आपके बीच रख रहा हूं। रंजीत कुमार सिन्हा जी हैं पटना से। उन्होंने बताया कि बिहार में सरकार चुनाव कराने के लिए बेचैन है, इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए रंजीत सिन्हा जी, पहले तो आपको धन्यवाद कि आपने सवाल किया। चुनाव कराने के लिए बेचैन है, हम जनता हैं, वोटर हैं, बहिष्कार करना शुरू कर दें। हम अपने जैसे ही वो कोई वर्चुअल रैली करते हैं, लिखिए कि चुनाव अभी नहीं होना चाहिए, चुनाव बंद कीजिए, चुनाव नहीं होना चाहिए, विरोध करना शुरू कर दे वोटर। देखिए कोरोना के संक्रमण में नेताओं की फटने लगेगी और लोग कोरोना के संक्रमण में, कोरोना से मुक्ति के लिए लोग आंदोलन करने लगेंगे। सरकारी कार्य, चुनाव बहाली सब होगा, चुनाव प्रचार भी होगा। देखिए ये सब बात में दम नहीं है, इन सब चीजों को ध्यान में रखने की आवश्यकता नहीं है। रंजीत सिन्हा जी, चुनावी कार्य हो रहा है, चुनाव बहाली सब होगा, चुनाव प्रचार भी होगा ही। क्या कर लेंगे आप? रंजीत कुमार सिन्हा जी क्या कर लेंगे आप?
आप कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि फिर हम लोग कहेंगे विकल्प क्या है, विकल्प क्या है। मोदी जी का विकल्प है तो यहाँ तो मोदी जी नहीं है, यहाँ नरेंद्र मोदी चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। यहाँ पे छोटका मोदी, सुशील मोदी जो बड़का भ्रष्टाचार में लिप्त है, सृजन घोटाला में, इसका भी विकल्प खोजने की बात करें। पर जरूरी है क्या कि नीतीश और सुशील कुमार मोदी का विकल्प तेजस्वी यादव हो? कोई जरूरी है क्या? कोई एक ऐसा भी व्यक्ति हो सकता है विकल्प के रूप में जो समाज में काम कर करे, और विकल्प बनता है। क्या करिए, विकल्प बनता है, और विकल्प है नीतीश कुमार का। लेकिन सुशील मोदी नहीं चाहता है, रणजीत सिन्हा जी, कि नीतीश कुमार का कोई विकल्प बने, क्योंकि नीतीश कुमार का विकल्प तो है, लेकिन जैसे ही नीतीश कुमार का विकल्प बन जाता है तो सुशील मोदी के डिप्टी सीएम कौन बनाएगा? यही कारण है, इसलिए चुनाव होगा, हम घोटालों को इस दिशा में प्रयास करना होगा। 1 करोड़ लोगों को बिहार में बुलाकर न ही कोई रोजगार दिया गया, न ही कोई उद्योग लगाया गया, सिर्फ कोरोना बीमारी को फैला दिया गया। इसमें क्या कहना चाहेंगे? रंजीत सिन्हा का ही सवाल है। देखिए रंजीत जी बहुत सवाल कर रहे हैं, बहुत अच्छा बात है, बड़ा जागरूक लगते हैं, कायस्थ परिवार से आते हैं और सवाल बहुत करते हैं, अच्छी बात है। लेकिन सवाल का जवाब सुनने के बाद उस पर अमल भी कीजिएगा। 1 करोड़ लोगों को बिहार में बुलाकर नहीं रोजगार दिया, रोजगार कहाँ से मिलेगा? उद्योग रहेगा तब ना रोजगार मिलेगा। रोजगार लोग मांगना शुरू कर दिया था तो कर दिया लॉकडाउन। कोरोना का संक्रमण तो बढ़ ही जाएगा ना भैया। 1 करोड़ बाहरी लोग आए हैं, अब सब लोगों को कह दिया क्या भैया अपने अपने क्वारंटाइन हो जाएंगे, कोई व्यवस्था ठीक से नहीं है तो लोग हो गया। आप देख लीजिए कि सरकार के कुव्यवस्था का नतीजा है पूरा लॉकडाउन। ये आम आदमी का सिर्फ दोष नहीं है, आम आदमी तो होशियार है ही, तो चीजों को समझना पड़ेगा। और कोरोना की बीमारी से बचने के लिए आपको सक्रिय होना होगा। सरकार आपको कोई मदद नहीं करेगी, इस भरा में मत रहिए। सरकार से किसी तरह का उम्मीद मत करिए, आप उम्मीद ही मत करिए सरकार से। इसलिए इन सब चीजों से हम सरकार से पूछना चाहते हैं कि गांव देहात किसान के काल, अरे भैया इन सब चीजों में मत पड़िए रणजीत सिन्हा जी, इन सब फेरा में मत पड़िए, पहले जिंदा बचिएगा तब ना काम कीजिएगा। सागर उपाध्याय जी ने 11 सवाल पूछा है। उन्होंने बताया कि मुझे इन बातों का जो भी व्यक्ति सही सही सच सच जवाब देगा, अपना जीवन उसे समर्पित कर दूंगा। ये 11 सवाल है उनके। सबसे पहले तो सागर उपाध्याय जी नमस्कार। जैसा कि हम जिस सागर उपाध्याय को जानते हैं, संभवतः सवाल उसी सागर का है, और सागर उपाध्याय जी आपके इस सागर में हम गागर भरने का काम करने की कोशिश करते हैं। आपने 11 सवाल पूछा है, चाणक्य सेना बिहार में चलाते हैं। आपका पहला सवाल है, क्या बिहार के ब्राह्मण युवाओं का कोई वजूद नहीं है, कोई अस्तित्व नहीं है? कौन भाई का नाम बोलता है कि भारत में, बिहार ही नहीं बल्कि भारत में ब्राह्मणों का युवाओं का वजूद नहीं है? कौन बोलता है यह बात? अगर कोई बोलता है तो पटक के मारिए उसको उसी समय। अगर बगैर ये देश, आप ब्राह्मण की बात करते हैं सागर उपाध्याय जी, और ये भारत का प्रधानमंत्री ही नहीं बल्कि पूरा विश्व मानता है कि भारत युवाओं का देश है। अच्छा, भारत ही युवाओं का देश है तो ब्राह्मण युवा कैसे वहां उसका वजूद नहीं रहेगा, उसका अस्तित्व नहीं रहेगा? और जो लोग इसको दरकिनार करते हैं उसको सबक सिखाने की आवश्यकता है। आप हमारे सवाल के, आपके सवाल के मेरे जवाब से संतुष्ट होते हैं या नहीं होते, ये अभी जरूर लिखिए, क्योंकि ताकि मुझे लगेगा कि मैं जवाब आपको सही दे पाया या नहीं दे पाया। और बिल्कुल मौजूद है। आपका दूसरा सवाल है कि क्या बिहार के सभी ब्राह्मण युवा एक होकर राजनीति में अपने हिस्सेदारी की बात नहीं रख सकते? बिल्कुल रख सकते हैं, वही तो हम काम कर रहे हैं। सागर उपाध्याय जी वही काम कर रहे हैं, और हम जानते हैं कि बगैर युवाओं को आगे बढ़ाए हुए, इसलिए आपने दौर से देखा होगा, अगर चाणक्य विकास मोर्चा के विचारों को सुना होगा, समझा होगा, तो निश्चित तौर पर यह बात जान लीजिए कि बिहार में और पूरे देश में ब्राह्मण युवा ही राजनीति में मजबूत हिस्सेदारी रखेंगे, और युवा ही देश का कल्याण कर सकता है। वो ब्राह्मण भी हो, अन्य जाति के भी युवा हो, और हमारे ब्राह्मण युवाओं को राजनीति में हिस्सेदारी के लिए ही चाणक्य विकास मोर्चा युद्ध स्तर पे काम कर रहा है। आपका तीसरा सवाल है, तमाम तरह के सवर्ण संगठन और ब्राह्मण संगठन बनाकर समाज के तरह तरह का चंदा इकट्ठा करके क्या कुछ लोग अपनी राजनीति नहीं चमका रहे हैं? बिल्कुल चमका रहे हैं, मैं मानता हूं इस बात, लेकिन मैं नहीं चमका रहा, चाणक्य विकास मोर्चा नहीं चमका रहा। इस बात के लिए मैं आपको आश्वस्त करता हूं, हमारा चाणक्य विकास मोर्चा का खाता है, सार्वजनिक किया हुआ है, आप चेक करा सकते हैं, ये दुनिया है, ऑनलाइन है। हमको जो चंदा मिला है पाई पाई का हिसाब हम लोगों ने रखा है,
अभी हम लोगों को चंदा मांगा ही शुरू किया था कि कोरोना आ गया। कुछ लोग जो लोग सहयोग किए थे हमारे भाई, उन सभी लोगों का लिस्ट है, बजाता वो तो खाता में जमा किए, उनके पास तो उसका डाटा डिटेल है। और हम लोग चाणक्य विकास मोर्चा का हमारा वेबसाइट है, अभी हमारे जो साथी थे उनका देहांत हो गया है, उस वजह से वेबसाइट बंद है, लेकिन बहुत जल्द वह चालू हो जाएगा और आपको उस पर भी अपडेट मिलेगा। आपका चौथा सवाल है कि क्या पटना यूनिवर्सिटी छात्र संघ चुनाव में कोई ब्राह्मण उम्मीदवार चुनाव नहीं जीत सकता? बिल्कुल जीत सकता है, काहे नहीं जीत सकता है। अगर हमारा कोई वहां ब्राह्मण उम्मीदवार हो और ब्राह्मण के नाम पर वहां चुनाव जीतना चाहता हो तो हमारे ब्राह्मण के जो छात्र हैं उनको मोटिवेट करने की आवश्यकता है। आप बताइए उसमें चाणक्य विकास मोर्चा क्या भूमिका निभा सकता है? आपको वादा करता है कि चाणक्य विकास मोर्चा आपके छात्र संघ के चुनाव में जिस तरीके का सहयोग चाणक्य विकास मोर्चा से आप चाहते हैं वह सहयोग करने के लिए हम पूरी तरीके से तैयार हैं। हमारी टीम आपके साथ कंधे से कंधे मिलाकर चलने के लिए तैयार है। आपका पांचवा सवाल है, क्या पटना में छात्र युवाओं के लिए हॉस्टल की व्यवस्था नहीं होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए भाई। सागर उपाध्याय जी, आपने सुना होगा, कई बार हमारे साथ आपकी बैठक भी हुई है। हमने तो बार बार ये बात कहा है कि चाणक्य विकास मोर्चा यही सब काम करने का मन बना चुकी है, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारे युवा जो ब्राह्मण भाई हैं, जो बिहार के देश के किसी भी राज्य के हों, अगर वो पटना में आके पढ़ना चाहते हैं, बल्कि हम लोगों का तो अभियान है कि बिहार के 38 जिला के मुख्यालय में एक धर्मशाला का निर्माण हो। लेकिन यह बात तब तक पूरी नहीं की जा सकती जब हम आर्थिक रूप से मजबूती के साथ खड़ा नहीं होंगे, और हम उस दिशा में कदम बढ़ा रहे हैं। कई जिला में जमीन दान के रूप में मिलने के लिए भी लोगों ने हम लोगों को संपर्क साधा है, और आपको आने वाले 2 सालों में आपका यह प्रश्न का जवाब बहुत जल्द मिल जाएगा। और आपको एक बात की और जानकारी दें कि पर्दा के पीछे कई युवाओं को हम लोग पढ़ाते हैं, और आज बीपीएससी का रिटर्न का रिजल्ट भी आया है। हमारे 25 ब्राह्मण उसमें इस बार रिटर्न के एग्जाम में, हम जिसको व्यक्तिगत हम जानते हैं, 25 ब्राह्मण उसमें चयनित होकर आए हैं। उसमें हमारा एक छोटा साला अभिषेक कुमार मिश्रा भी है। और आपको हम विश्वास दिलाते हैं कि आने वाले दिनों में हमारे जितने 25 लोग अगर रिटर्न के बाद ओरल जो होता है इंटरव्यू में पास होकर आते हैं तो समाज के लिए एक माइलस्टोन का काम करेंगे। ये वह बच्चे हैं जो चाणक्य विकास मोर्चा के साथ चलने वाले बच्चे हैं। चाणक्य विकास मोर्चा ने इनको खड़ा किया है, चाणक्य विकास मोर्चा के साथ इन लोगों का विचार जुड़ा हुआ है, और यह लोग भी चाहते हैं कि हमारा समाज आगे बढ़े। आपका 7वां सवाल है, आपका 6ठा सवाल है, क्या ब्राह्मण युवाओं को अपने अपने राजनीतिक पार्टियों में सम्मान और बैनर पर फोटो नहीं मिलना चाहिए? अब इस विषय पे तो हम नहीं जवाब दे सकते, ये तो पार्टियां जवाब देंगी। और जो पार्टी में शामिल युवा हैं, ये उनको सोचना चाहिए कि वैसे दोगले पार्टियों में क्यों रहें। जिस पार्टी में आपका अपना ही पहचान न मिले, जिस पार्टी में आपकी अपनी फोटो की एक तस्वीर भी होर्डिंग में न लग सके, तो ऐसी पार्टी में उसी दिन लात मार के अलग हो जाना चाहिए। और आने वाले दिनों में 2021 में ये चाणक्य विकास मोर्चा एक मजबूत पार्टी के रूप में आपके सामने अवस्थित होगी, न सिर्फ बैनर में बल्कि बड़े बड़े पदों पर युवाओं को उचित सम्मान देगी। इस बात का भी हम आपको भरोसा दिलाते हैं। आपका 7वां प्रश्न है, क्या ब्राह्मणों के नाम पर चंदा इकट्ठा करने वाले संगठन ब्राह्मण युवाओं के लिए कुछ काम कर रही है? अब ये तो आप उनसे व्यक्तिगत सवाल कर सकते हैं। हमारा संगठन तो है नहीं, जो नहीं कर रहा है वैसे संगठनों का बहिष्कार करेंगे, वो संगठन स्वतः बंद हो जाएगा। अगर कोई संगठन चंदा की उगाही करके व्यक्तिगत जीवन में अपने लिए, अपने घरों के लिए, अपने बीवी के लिए, अपने बच्चों के लिए अगर चंदा वसूल कर काम कर रहा है तो वैसे संगठन पे बहिष्कार करना ही नहीं बल्कि एफआईआर करना चाहिए। और यह अधिकार सागर उपाध्याय जी आपको भी है। अगर कोई संगठन इस तरीके की हरकत वर्षों से कर रहा है, आप उस पर एफआईआर करिए। ब्रजेश मिश्रा और उनकी पूरी टीम चाणक्य विकास मोर्चा के बैनर तले आपके साथ। आपका 8वां सवाल है, क्या ब्राह्मण युवाओं को अपनी गोलबंदी नहीं होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए भैया, एक ही तरह का सवाल है आपका। ब्राह्मण युवाओं की अपनी गोलबंदी होनी चाहिए, लेकिन हम युवा एक हो तब ना। अगर सागर उपाध्याय के नेतृत्व में युवा चल पड़े तो मैं अंशवृद्ध, क्योंकि मैं अभी पूरी तरह से वृद्ध का नहीं हूं, लेकिन मैं 45 की उम्र के आसपास अभी तक मैं युवा हूं, लेकिन आने वाले समय में मैं भी वृद्ध की श्रेणी में चला जाऊंगा। लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपकी अगुवाई में ब्रजेश मिश्रा आपके पीछे चलने के लिए तैयार है। जहां जरूरत पड़े वहां बुलाइए, और जब जब बुलाया है
वहां वहां ब्रजेश मिश्रा सागर उपाध्याय के पीछे खड़ा रहा है। हम पीछे कभी नहीं हटे थे, ना कभी पीछे हटेंगे। आपका 9वां सवाल है, क्या सवर्णों के नाम पर बनने वाली राजनीतिक पार्टियों में ब्राह्मण का कोई चेहरा है? ये तो उन चेहरों से पूछना होगा। कोई अगर सवर्णों की पार्टी है, ब्राह्मण चेहरा नहीं है और ब्राह्मण वहां पिछलग्गू है, ये है तो गलत बात है। अरे जब भाजपा, कांग्रेस, जदयू, राजद, लोजपा, आप, जाप, हम, बाप, इन पार्टियों में जब पिछलग्गू की भूमिका थे और इसके बाद कोई नई पार्टी में अगर आप कोई शामिल हो गए और आपके पास नहीं है वजूद, तो अलग बात है। आपको बता दें कि भारतीय जन क्रांति दल डेमोक्रेटिक आर.डी. मिश्रा जी के नेतृत्व में बिहार में चल रहा है। बेतिया के एक हमारे विपिन तिवारी जी है, उनके नेतृत्व में एक पार्टी चल रहा है। ये बिल्कुल ब्राह्मणों को, ब्राह्मण के हित और ब्राह्मणों के लिए ही काम कर रही है। ऐसा नहीं है कि महत्व नहीं दिया जाता है, लेकिन अगर हम पार्टी को यह सोचकर कि भाजपा वाला हमको मदद, तो ठेंगा दिखा रहे हैं राजद वाला, भाजपा वाला, लोजपा वाला, जदयू वाला, कांग्रेस वाला। इसलिए ये तो आपके ऊपर निर्भर करता है कि जो लोग अपने भविष्य चाहते हैं और केंद्र बिंदु में रहना चाहते हैं, तो वैसी पार्टियों से परहेज करें, ये उनका दायित्व। आपका 10वां सवाल है, आज तक के बने हुए सभी ब्राह्मण और समाज संगठन ने ब्राह्मण छात्रों और युवाओं के लिए क्या किया? भैया ये तो वही लोग बताएगा, ये तो मैं नहीं बता सकता। लेकिन मैं आपको इतना जरूर विश्वास दिलाता हूं कि आप चले जाइए पीएमसीएच, एनएमसीएच, एम्स और पता कर लीजिए कि पिछले 1 वर्षों में जनक विकास मोर्चा ने क्या किया। आप चले जाइए और बिहार के 38 जिला में किसी भी ब्राह्मण संगठन से आप ये सवाल पूछिए, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि 365 दिन में अगर एक दिन के हिसाब से एक व्यक्ति कहीं अगर मदद किया होगा तो जनक विकास मोर्चा ने 365 बीमार लोगों का इलाज कराया है। यह बात अगर आप कभी कहेंगे तो मैं 365 लोगों का नाम लिख कर साबित कर सकता हूं, जाहिर कर सकता हूं। जनक विकास मोर्चा ने पूरी निष्ठा, पूरी ईमानदारी से अपना दायित्व का निर्वहन किया था, किया है और भविष्य में भी करता रहेगा। आपका 11वां सवाल है कि क्या कोई आम ब्राह्मण युवा वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य में आगे बढ़ने की सोच सकता है? अब भैया ये तो उस युवा की, हम भी युवा है, सोच रहे हैं, हर कोई सोच रहा है। रामा दुबे सोच रहे हैं, युवा है। अखिलेश पांडे सोच रहे हैं, युवा है। चंद्र प्रकाश तिवारी जी सोच रहे हैं, युवा है। आप हमारे भाई सागर उपाध्याय जी सोच रहे हैं, आप युवा हैं। रानी चौबे जी युवा है, गुड़िया पाठक जी युवा है, हमारे चंद्र प्रकाश तिवारी जी, हमारे प्रदीप पांडे जी, अश्वनी तिवारी जी, नवनीत दुबे जी, रजनीश तिवारी जी सब युवा हैं। माधव आजाद जी, ये सब युवा ही चेहरा है ना भाई। तो हर लोग सोच रखता है और सब लोग आगे बढ़ रहा है। हमारे माधव आजाद का इसी तरीके से लोग विरोध करते थे। आज हमारा माधव भाई जिला परिषद का सदस्य है। हमारे मनीष तिवारी जी छपरा में जिला परिषद के सदस्य हैं। कई साथी हैं जो ईमानदारी से काम कर रहे हैं। अब आपको हमारे जवाब से संतुष्टि मिली कि नहीं मिली, ये आपको तय करना है। अमित राज जी हैं, उन्होंने सवाल किया है कि विकास दुबे सहित उत्तर प्रदेश के कई ब्राह्मणों को टारगेट करके पुलिस द्वारा एनकाउंटर किया गया, क्यों नहीं ब्राह्मण संगठन पीआईएल कर रहा है? बिल्कुल, देखिए एक उम्मीद है, एक विकास दुबे जी पर ज्यादा हम टिप्पणी इसलिए नहीं करेंगे कि विकास दुबे जी भी कोई त्रिवेणी संगम में स्नान करके नहीं आए। लेकिन अमित राज जी, आपका सवाल बिल्कुल जायज है। उत्तर प्रदेश में जो भी ब्राह्मण संगठन चल रहे हैं, जनक विकास मोर्चा चूंकि ब्राह्मण संगठन है ही नहीं, इसके बावजूद भी कई एक्सपर्ट से सलाह लिया रहा है। लेकिन चूंकि यह मामला उत्तर प्रदेश का है, तो हम अपने उत्तर प्रदेश के कई भाइयों से हम लोगों ने आग्रह किया है और इस दिशा में चल भी रहा है, मंथन बैठक भी चल रहा है। लेकिन विकास दुबे जी के जो पुराने कृत्य हैं वो कहीं ना कहीं रोकता है। लेकिन पीआईएल इस बात के लिए जरूर होगा और आने वाले दिनों में जरूर होगा। अमित राज जी, आप इस बात को लिख लीजिए कि जो हमारे उत्तर प्रदेश में जो निर्दोष ब्राह्मणों की हत्याएं हो रही हैं, इसके लिए पीआईएल जरूर होगा। और योगी जी का जो कार्यशैली है वो कटघरे में खड़ी हो चुकी है, यह बताने की जरूरत नहीं है। और हमारे कई अधिवक्ता जो ब्राह्मण साथी हैं उत्तर प्रदेश में, इस दिशा में चिंतनशील है, प्रयत्नशील है और इस पर बैठकें हो रही हैं। यह दुर्भाग्य है हमारे ब्राह्मण संगठनों का, ब्राह्मणों का। ये कोरोना
आदमी की रक्षा PIL से ज्यादा जरूरी हो रही है, अन्यथा इनकाउंटर का जवाब बहुत मजबूती से सड़कों पर आंदोलन के रूप में आपको दिखाई देता। लेकिन विकास दुबे के कृत्य ब्राह्मण समाज को भी कलंकित करता है, और हम ब्राह्मण समाज इसीलिए समाज में पूजे जाते हैं क्योंकि हम समाज में अपने बेटे को भी, अपने अपराध करने वाले बेटे भाई को भी विरोध करते हैं। यही ब्राह्मण की सबसे बड़ी पूंजी है, और यही कारण है कि आज भी तमाम विपरीत परिस्थितियों के बावजूद भारत में ब्राह्मणों का अस्तित्व बरकरार है। नवीन मिश्रा जी हैं, उन्होंने पूछा है प्राइवेट शिक्षकों की स्थिति दयनीय है, इस समय सरकार की तरफ से कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है, इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? नवीन मिश्रा जी, प्राइवेट स्कूल के जो शिक्षक हैं उन पर ज्यादा क्या टिप्पणी करना है? वो तो स्कूल में जरा संचालक ही आने वाले दिनों में भीख मांगेंगे, तो शिक्षक लोगों की स्थिति स्वाभाविक सी बात है खराब हो गई। जब पेमेंट ही नहीं मिलेगा सरकारी स्कूल के मास्टर साहब का, तो दशा और दिशा ठीक है, क्योंकि भैया उनको तो सरकारी वेतन है, मिल जाएगा आज नहीं तो कल मिल जाएगा, कर्जा ले लेंगे तो उसका चुकता भी कर देंगे। लेकिन प्राइवेट में काम करने वाले लोगों की स्थिति वास्तव में दयनीय है, मैं ये बात समझ सकता हूं। लेकिन आपके पास विकल्प क्या है? आपके पास विकल्प नहीं है, इसलिए सरकार को इस दिशा में जरूर प्रयत्न करना चाहिए था। बल्कि भारत सरकार को, राज्य की सरकार को अपने मुख्यमंत्री राहत कोष से आधार कार्ड के आधार पर सभी को 1-1 लाख रुपया देना चाहिए था कि 6 महीना अभी कष्ट है, 10,000 रुपया के हिसाब से अगर 1 साल का 1,20,000 होता है, 2 महीना निकल गया, 1 लाख रुपया उनको कर्ज के रूप में ही दे देना चाहिए था कि आप 2021 में धीरे धीरे करके इसको लौटा दीजिए। और आधार कार्ड के आधार पर अगर यह लोन मिलता तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होता जो चुकता नहीं करता। लेकिन नियत नहीं है सरकार की, सरकार को तो भैया कुर्सी बचानी है, कुर्सी पानी है। इसलिए नवीन मिश्रा जी, भगवान की प्रार्थना करिए, महामृत्युंजय का गायत्री मंत्र का जाप करिए, और कोरोना के संक्रमण में आप सुरक्षित रहिए, भगवान से ही प्रार्थना है। रमाशंकर दुबे जी हैं, उन्होंने बताया कि डिजिटल इंडिया के मॉडल बिहार में बलात्कार ही बलात्कार है। डिजिटल इंडिया के मॉडल में बिहार में बलात्कार ही बलात्कार है। देखिए भैया, डिजिटल दुनिया तो अच्छी चीज है, लेकिन सरकार की जो नीति है डिजिटल इंडिया की है, सब फालतू बात। क्या डिजिटल? आप गौर करके सोचिएगा, क्या डिजिटल? और डिजिटल की बात करने वाले लोग वो दो बात ज्यादा करते हैं। जो लोग को ज्ञान की कमी है, डिजिटल कहने से कुछ नहीं होगा। डिजिटल आप लोग एक भाई ने लिखा कि, और वो भी लिखा हमारे बहुत अच्छे विद्वान केसी त्यागी जी, ये अमेरिका में चुनाव हो सकता है तो बिहार में क्यों नहीं? अब हमको केसी त्यागी जैसे बुद्धिमान व्यक्ति पर और उनके सोच पर हंसी आती है, और मुझे हंसी तब और आती है कि वो ब्राह्मण भूमियार है, क्या पढ़ा लिखा और समाज का हुआ अगुवाई करने वाला जाति हमारे जो केसी त्यागी जी हैं, वो लिखते हैं कि अमेरिका में जो आ रहे हैं, अमेरिका है क्या बिहार? अरे क्या है, चुटिया बना रहे हैं भाई? अरे आप तो दिल्ली में बैठ के अंग्रेजी बोलते हैं, अरे बिहार में आके किसी गांव के उस तलहटी में बैठ के बात करिए ना, जहां अभी बाढ़ आया हुआ, पैंट फट जाएगा, पैजामा का नारा निकल जाएगा आपका केसी त्यागी जी, सारा प्यार भीतर घुस जाएगा आपका। आइए उस बाढ़ के उस नदी के किनारे जहां पे लोग अपने जीवन कोरोना से भी ज्यादा खतरनाक बारिश का बाढ़ हो गया है, नेपाल से छूटा हुआ पानी हो गया है, और आपको चुनाव सूझ रहा है। थू है आपके त्यागी नाम पर, आपके बाप ने आपका नाम त्यागी रख के बहुत बड़ा गुनाह कर दिया। क्या त्याग की बात करते हैं? बिहार को अमेरिका बनाते हैं। झूठा सपना दिखाने वाले जुमलों की मिली हुई पार्टी की सरकार में दिमाग आपका भी खराब हो चुका है। अमेरिका बना दिया बिहार, आप प्रवासी मजदूर बना दिया बिहार। कितना गलत बयानबाजी करते हैं आप, और ये अखबार वाले आप जैसे लोगों के ही बात को छापते हैं। बिहार में चुनाव होगा, अमेरिका होगा, अमेरिका जैसा घर घर बैठने का बूथ पर कोई नहीं जाता, अमेरिका में कोई बूथ पर नहीं जाता। अमेरिका में वोट देता मोबाइल से, है व्यवस्था आपका? फट के बारात में जाएगा त्यागी जी आप,
लेकिन आप बाजार बनाएंगे नीतीश कुमार के चाटुकारिता में। अरे आप महासचिव हैं, रहिए, अपने दायरा बचा के रहिए, काहे इज्जत पुराना जमाने में बर्बाद कर रहे हैं। कहीं ये सरकार गिरी तो आप लोग का क्या ठीक है भाई? आप जैसे नेताओं का चरित्र ही क्या है? जदयू खत्म तो चले जाइए ललटेन में, कहिए कि विचारधारा बदल गया। कौन ठीक है? आप जीतन मानी जी सरेंडर करके चले जाएंगे अगर जदयू में, तो सब उनका दलित का नीति का झंडा चाटने चला जाएगा। इसलिए इन फेरा मत रहिए। डिजिटल इंडिया का मतलब वास्तव में डिजिटल है। पहले घर वाले अपने बच्चों से कहते थे मोबाइल से दूर रहो। पहले बच्चों को कहते थे रामा दुबे जी कि मोबाइल से दूर रहो। अब स्कूल का ऑनलाइन पढ़ाई कर रहा है कि तुम मोबाइल के साथ सटल रहो, 5-5 घंटा सटल रहो। अब जरा अंदाजा लगा लीजिए, पहले हमको संस्कार सिखाया जाता था अतिथि देवो भव। अब कोरोना में कहा जा रहा है अतिथि दूर भव। नजदीक बताइए, पहले लोग कहते थे सामाजिक ताना बाना बुनो, अब कहा जा रहा है सामाजिक दूरी बनाओ। चलो समझ में ही नहीं आता है कि आपकी जैसी इच्छा तैसा डिजिटल। ये कोई पटना जंक्शन नहीं है कि गया से, मुगलसराय से और कोलकाता से गाड़ियां आके एक जगह मिल जाती। अरे भैया मूर्ख मत बनाइए, अमेरिका मत बनाइए बिहार को। और नहीं तो पहले अमेरिका बना दीजिए बिहार को, फिर डिजिटल चुनाव आप क्या कराएंगे? लोग मांगने लगेंगे डिजिटल चुनाव कराओ। लेकिन आपकी स्थिति क्या है? आप तो हर घर शौचालय बनाने में लगे हैं, काहे ला फैसला ले रहे हैं? बड़ा खराब लगता है त्यागी जी जब आप हर घर शौचालय यानी हर खाना बनाते हैं और बात करते हैं बिहार में अमेरिका जैसा। अमित राज जी ने एक सवाल पूछा है कि पटना पीएमसीएच की जैसी ही पटना एम्स की भी स्थिति हो गई है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल हो गई है। पटना बिहार सरकार के निकम्मेपन का, बिहार सरकार के स्वास्थ्य विभाग के निकम्मेपन का कहीं ना कहीं पर्दा ढकता था, वो था एम्स। अब एम्स में ही कोरोना का इलाज ज्यादातर हो रहा है, इसीलिए एम्स ने कहा दिया भैया कि हम सिर्फ कोरोना का ही इलाज करेंगे, बाकी कोई इलाज नहीं करेंगे। तो एम्स की स्थिति स्वाभाविक सी बात है जर्जर हो जाएगी। एक इकलौता एम्स है, 13 करोड़ आबादी वाला यह प्रदेश है और इसमें आज भी 90% लोग गरीबी रेखा के आसपास रहने वाले लोग हैं। मतलब हालत इतनी जर्जर है कि पूछिए मत। हम सरकारी अस्पताल, अरे भैया ये नीतीश कुमार को समझना चाहिए, कैसा इंजीनियर है तो समझ में नहीं आता। ये जो एक और है वो इसका जो भाई है सुशील कुमार मोदी, जो अपने आप को डिप्टी सीएम के रूप में प्रचलित है, अपने आप को बहुत बड़ा अर्थशास्त्री समझता है, जीएसटी के कमेटी का भी चेयरमैन है कि क्या है पता नहीं। यह सुशील कुमार मोदी को समझना चाहिए कि जिस प्रदेश की जनता 90% जनता 5 किलो चावल के लिए लाइन में खड़ी रहती है लंबी लंबी, उस देश प्रदेश की जनता कहां से इलाज करा पाएगी धन देकर? तो स्वाभाविक सी बात है कि एम्स की स्थिति खराब होगी। और जितने भी हमारे महानुभाव लोग हैं, चाहे वो मंगल पांडे जी हो, अश्वनी चौबे जी हो और हमारे हर्षवर्धन जी भी हो, बेचारे फंस गए, डॉक्टर हो, ज्यादा उनका अच्छा भविष्य था क्यों डॉक्टर रहते। डॉक्टर हर्षवर्धन जैसे ही मंत्री बन गए इनकी किरकिरी हो गई, अब इनकी भी माई बहन एक हो गई। क्योंकि एक डॉक्टर से जब मंत्री बने तो उम्मीद है कि किरण जगी थी कि कम से कम अश्वनी चौबे और मंगल पांडे तो राजनेता है, यह बात समझे या ना समझे, लेकिन डॉक्टर हर्षवर्धन पेशे से भी डॉक्टर हैं, उनको यह बात समझना चाहिए। और यह नीतीश कुमार लालू का जंगल राज का बात करता, 15 साल में इसको बैराज बनाने का मौका नहीं मिला। इंजीनियर थे, जब बाढ़ में जब घिरने की स्थिति आ गया तो कहा जा रहा है कि बैराज बनाए जाएंगे, बाढ़ों में बैराज बनेगा। काहे चुतिया बना रहे हैं? चुतिया आप इसलिए बना पा रहे हैं क्योंकि हमारे जो भाई लोग हैं वो अंधभक्ति में शामिल है, मजबूर हैं, चाहे वो मोदी जी के हो या नीतीश कुमार के हैं। इसलिए इस भ्रम में अंधभक्ति के कारण आपका भविष्य लिखा हुआ। जिस दिन अंधभक्त जागरूक हो गए और वो अंध हट गया और कहीं और के भक्त हो गए तो बूट ला देने जाइएगा। हम लोग यहाँ कहावत है, बूट ला देने जाना, 9-11 हो जाइए। इसलिए अमित राज जी, एम्स की स्थिति खराब हो, स्वाभाविक सी बात है क्या स्थिति खराब होगी, क्योंकि जब किसी पर जरूरत से ज्यादा दबाव होगा तो वो बीमार होगा। त्रिलोकीनाथ जी का सवाल है, पीएमसीएच के डॉक्टर एनके सिंह खुद अपना इलाज पीएमसीएच में नहीं करवा रहे थे, उन्हें पीएमसीएच में विश्वास नहीं था, इसलिए उन्होंने एम्स जाकर अपना इलाज कराना
शुरू किया, फिर भी वहाँ बच न सके, कोरोना पीड़ित थे, इस पर क्या कहेंगे आप? अरे भैया, पीएमसीएच का मतलब होता है, भले जो कहता है लोग पटना मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, लेकिन मेरे नजर में लगता है पनिशमेंट मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल। यानी कि यहाँ पर प्रमाण पत्र देता है, मृत्यु प्रमाण पत्र। ऐसे कुछ लोग ठीक भी हो जाते हैं, ऐसा नहीं है कि पूर्णतः खराब है, लेकिन यह बात खुद आपके सवाल और आपका जवाब ही इसमें छुपा हुआ है कि पीएमसीएच का डॉक्टर का पीएमसी पे भरोसा नहीं, और एम्स में जाकर इलाज कराते हैं, मर जाते हैं। हमारा भारत का चिकित्सा व्यवस्था बिल्कुल ही जर्जर, बहुत ही व्यवस्थित है। अरे हम पीएमसीएच में एक्सरे का बढ़िया मशीन नहीं है भाई, अल्ट्रासाउंड का मशीन नहीं है, वेंटिलेटर की कमी है, मशीनों का अभाव, जो अत्याधुनिक मशीन है जो चिकित्सा पद्धति के हिसाब से, वहां तो उसके लिए चोरी डकैती हो रहा है। इसी प्रकरण में हमने एक गुड्डू बाबा का प्रकरण भी छापा था। कुछ मामले में गुड्डू बाबा ठीक भी हैं, लेकिन अगर गुड्डू बाबा पूरी ईमानदारी से काम करते तो और अच्छा काम कर सकते थे, लेकिन चूंकि भ्रष्टाचार में हर कोई सम्मिलित हो जाता है तो पीएमसीएच तो भैया खराब हो ही जाएगा। पीएमसीएच, एनएमसीएच, आरएमसीएच, डीएमसीएच, सबका वही स्थिति है भैया। एम्स और आईजीआईएमएस दो उम्मीद की किरण है, और ये जितने भी ये गंदे नियत वाले जो राजनेता है, इनकी कूटनीति के कारण आईजीआईएमएस और एम्स भी बर्बाद हो जाएगा, ज्यादा दिन नहीं। अभिषेक कुमार पाठक जी का सवाल है, पीएमसीएच बहुत बढ़िया होता तो बिहार के लोग दिल्ली क्यों जाते? 50-15 का क्रिकेट मैच खेल गए लालू जी और नीतीश जी, लेकिन एक भी रन नहीं बना पाए 30 सालों में बिहार के लिए। बहुत बढ़िया सवाल किया है अभिषेक पाठक जी, भोपाल से आपने, और आप जवाब भी इसमें लिखे। आपने मुझसे बेहतरीन जवाब खुद ही लिख दिया। ये जो लालू और नीतीश का जोड़ी है, ये दोनों लोग चोर चोर मौसेरे भाई है। एक आदमी सजा काट रहा है, एक सजा काटेगा। आपको बता दें अभिषेक कुमार पाठक जी कि 15-15 साल का मैच खेलने वाला रन आउट पे रन नहीं बना सका, लेकिन दुर्भाग्य यह है कि इस रन आउट भी नहीं हुआ। और इसका जानते हैं कारण कौन है? हम और आप, पढ़े लिखे जागरूक लोग। 15 साल में लालू का पहले विकल्प नहीं था, जो दूध न दही जो ललुआ बोले वही सही। आप कह रहे हैं नीतीश कुमार के बिहार में बहार है, नीतीश कुमार है। अब रोज यहाँ मर रहा है लोग, इसके बाद भी बहार है। रोज हो रहा है बलात्कार, फिर भी बहार है। रोज हो रहा है अत्याचार, फिर भी बहार है। रोज हो रहा है हर साल बाढ़ में लोग तबाही बर्बादी, फिर भी बहार है। तो ये रन आउट होंगे, और वो रन आउट चाणक्य विकास मोर्चा करेगा। आज करे या 2025 में करे, रन आउट करने के लिए मैदान में चाणक्य विकास मोर्चा आ गया है। और उसके 11 खिलाड़ी भले ही क्रिकेट के मैच में होते हैं, लेकिन हमारे खिलाड़ी 243 हैं, और वो सवर्ण है, वैश्य है, क्षत्रिय है और शूद्र भी, ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय, शूद्र, चारों मिलकर अल्पसंख्यक भी हम उनका जवाब देंगे कि कैसे होता है खेल। वैसी स्थिति में आपको यह जवाब मिलेगा, आउट होंगे। अन्नपूर्णा वेंकटेश जी हैं, उनका सवाल है कि पुलिस को जैसे ही वर्दी मिल जाती है, वो गुंडागर्दी करने का लाइसेंस मिल जाता है, समझ लेते हैं, वो किसी पर भी अत्याचार करने लगते हैं, चाहे औरत हो या पुरुष। ऐसी कहानी टीवी पर हमेशा देखने को सुनने को मिल जाती है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? उनको लगता है कि पुलिस पर नकेल कसने वाला कोई है ही नहीं। नहीं, देखिए, नकेल कसने वाला तो है, उस पुलिस वाला को ज्ञान की कमी है, इस वजह से ऐसा बोलता है। देखिए, पुलिस के वर्दी मिलने पर सबसे ज्यादा बदमाश जानते हैं कौन होता है? वो है सिपाही। आई जो क्लिक मोबाइल वाला है, सब नया नया नौजवान युवा पीढ़ी में है, और संस्कार विलुप्त हो जाता है। आप गौर करके जाइएगा, थाना में कोई अच्छा व्यक्ति भी जाता है तो पहले माए बहन से यात्रा शुरू होता है। गाली देते हैं लोग। ये अधिकार किसी संविधान के या किसी भी भारतीय कानून के आईपीसी सीआरपीसी में नहीं है कि आप किसी का माए बहन का गाली दे, किसी को पिछवाड़े पे डंडा मारे। मारने तक का अधिकार नहीं है। लेकिन आज आप देख लीजिएगा, माए बहन गाली बकता है। हर पुलिस वाला फोन से बात करिए, बदतमीजी से बात करता है।
वो इसलिए करता है क्योंकि उसका प्रतिकार नहीं मिलता, जवाब नहीं मिलता। अगर देश की जनता और वह व्यक्ति जिसको मां बहन का गाली दिया है वह जाके वो कोर्ट में केस करते, सब पुलिसिया वर्दी का ध्वज तेलहंडा में चला जाएगा। सिर्फ एक केस कर दीजिए। हर व्यक्ति, जिस व्यक्ति को पुलिस अपमानित करे, जिसका मां बहन को गाली दे, वो अगर उसको बिना कसूर को उसको मारे, बगैर उसके गलती को उसको दंड दे, पारिश्रमिक दंड दे, जो श्रम के रूप, जैसे देखते हो कि हम अभी कोरोना के संकट में दवा लाने भी जा रहे हैं, 4 घंटा अगर मार दे रहा है, ये केस कर दीजिए। क्योंकि सरकार ने लॉकडाउन में अगर नियमावली दी है तो उस नियमावली को रद्द करने का अधिकार पुलिस को भी नहीं। उसने कहा है, सरकार का नोटिफिकेशन आता है कि आवश्यक सेवाएं चलेंगी, ये लोग चलेंगे, आइडेंटिटी कार्ड मांगिए, लेकिन कार्ड दिखाने से पहले ही अगर वो डंडा चला देता है पुलिस वाला, उसका नाम, उसका नेम प्लेट पे, जैसे ये ब्रजेश मिश्रा नेम प्लेट लिखा हुआ है, उसका नेम प्लेट पढ़िए और वो केस ठोक दीजिए, सारा गुंडैती घुस जाएगा भीतर। जब अपना नौकरी खतरे में आएगा, सारा पुलिसिया जहर निकल जाएगा उनका, ये वर्दी का जो धौंस है निकल जाएगा। भले ही डीजीपी कहते हैं पुलिस फ्रेंडली बनो, पुलिस कभी फ्रेंडली हो ही नहीं सकती है। यही कारण है कि पुलिस पर कोई विश्वास नहीं करता, और जो स्पाई होते हैं, जो मोहल्ले टोले के जो दलाल होते हैं, साले चूतिए कुत्ते कमीने, उनके कारण ये पुलिस वाले, इनका तो कोई सोर्स है नहीं, बैठ के जिप्सी में बैठ के तोन फुला के देखते नहीं है। ये सब कहता है कि 24/7 24 घंटा 7 दिन सक्रिय है, फलना सेवा, पुलिस सेवा में तत्पर। ये सब तत्पर कौन सी में है? वसूली में है। आप इन लोगों का संपत्ति के जांच कराते रहिए, आप देख लीजिए। हाँ, इन लोगों के अंदर भी जो सरकार को करना चाहिए कि इनका ड्यूटी अगर आप 24 घंटा लेते हैं तो इनका वेतन भी 3 गुना ज्यादा कर दीजिए। भ्रष्टाचार नहीं करेंगे, माए बहन नहीं करेंगे। और अगर बिहार पुलिस के कप्तान माननीय गुप्तेश्वर पांडे जी अगर चाहते हैं, नीतीश कुमार अगर बिहार में सुशासन चाहते हैं, तो हर थाना में लगा देते सीसीटीवी कैमरा, हर थाना में सीसीटीवी कैमरा लगा दीजिए। मुंशी के कक्ष में, थानादार के कक्ष में, और एक कैंपस में 3 कैमरा लगे। ज्यादा लगाने की जरूरत नहीं, 3 कैमरा में पता चल जाएगा कि कितना आपका चरित्र कितना बढ़िया है, कितना बढ़िया आपका चरित्र है, ये दिख जाएगा। त्रिलोकीनाथ प्रसाद जी का सवाल है, स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे जी के दफ्तर में कोरोना की एंट्री हो गई है, 6 लोग संक्रमित पाए गए हैं, अब क्या होगा बिहार का? अब तो ये तो मंगल पांडे ने बताएंगे, ये तो मंगल भैया बताएंगे। मंगल पांडे जी अच्छे व्यक्ति हैं, हम लोग से करीबी हैं, भगवान करे कि वो स्वस्थ रहे, उनके लोग भी स्वस्थ रहे, उनके जानने वाले भी लोग स्वस्थ रहे। लेकिन मंगल के घर में अगर अमंगल पहुंच गया है तो समझ लीजिए कि बिहार खतरे की घंटी में है, बच के रहिए भैया। तो वो कहावत है ना, अभी आप डीजीपी से कई बयान देखे होंगे, पीसी किए थे या आए थे, उन्होंने कहा था सटला तो गैला बेटे। डीजीपी ने कहा, मैं नहीं कह रहा हूँ, डीजीपी ने कहा था सटला तो गैला बेटा। तो सटला तो गैला बेटा जब डीजीपी कह रहे हैं, तो जब मंगल पांडे के पास गए हैं मंगल करते हैं, तो सटवा तो जैबा बेटा, इसे बच के रहो, हटले रहो, ना तो सटवा तो जैबा। इसे हम लोग को ये चाहिए, और मंगल पांडे जी को भी चाहिए कि जो निर्देश दे रहे हैं उसका सही पालन हो। देखिए, सरकार के पास तमाम तरह की सुविधाएं हैं, सरकार सिर्फ लोगों को जागरूक करे ईमानदारी से, बगैर राजनीति किए हुए। निश्चित तौर पे समाज में पढ़े लिखे लोगों की संख्या ज्यादा है, और समाज में पढ़े लिखे लोग लोगों को जागरूक कर सकते हैं, लेकिन नियत पवित्र होना चाहिए। मंगल पांडे जी, आप सुरक्षित हो, भगवान आपको दीर्घायु बनाए, यह हमारी मंगल कामना है। हमारी चाणक्य विकास मोर्चा की टीम आपके सुरक्षित रखने के लिए भगवान से प्रार्थना करती है। अभिषेक कुमार पाठक जी का सवाल है, बौद्ध धर्म के लोग भी कह रहे हैं कि अयोध्या उनका है, और इस पर वो लोग आंदोलन करने की तैयारी कर रहे हैं। ये बात हम सबको पता है कि सनातन धर्म का इतिहास बौद्ध धर्म से कितना पुराना है। इस संदर्भ में आप क्या कहेंगे? देखिए, ये सब सठिया गया, अब ज्ञान नहीं है। बुद्ध की बात करता है, बुद्ध तो महात्मा बुद्ध को अब हम ज्यादा बोलेंगे तो कहेगा कि बुद्ध के बारे में उल्टा पुल्टा बोल रहा है। आप जरा सोचिए कि बुद्ध को ज्ञान मिला था गया में, तो ट्रांसफर कर लिए कहा लोग। आजादी के 74 साल में नेपाल कह रहा है कि हमारे यहाँ राम जी पैदा हुए थे, अब बुद्ध कह रहे कहीं इन्हें कहा जाए महात्मा बुद्ध के बारे में कि वही राम थे। तो चलो कोई बात नहीं भैया, बुद्धो तो मान रहा है कि राम थे, राम का वजूद को सब लोग स्वीकार कर रहा है,
और ये मूर्ख लोगों का सवाल का जवाब देने की आवश्यकता नहीं है। अभिषेक पाठक भाई, आप चिंता छोड़ दीजिए। बुद्ध को ज्ञान मिला था, कहते हैं कि बुद्ध का इनका एक स्लोगन है, बुद्धम शरणम गच्छामि। मतलब कहते हैं इनका एक स्लोगन है कि मध्य मार्ग अपनाओ। मध्य मार्ग का मतलब होता है समझौता, यानी कि चार तगड़ा कोई मारे तो आप वहां पे लड़ाई झगड़ा मत करिए, आप वहां पे समझौता कर लीजिए। यही स्थिति है और इस स्थिति से बचने के लिए हम लोगों को ये काम करना पड़ेगा और चिंता नहीं करने की जरूरत है। हमारा सनातन बहुत पुराना है, ये छोटे मोटे छूट भैया से कुछ नहीं होने वाला और हम लोग इसका जवाब दे पाएंगे, दे देंगे। जुगुल किशोर मिश्रा जी हैं, उनका सवाल है महारत्न कंपनी पीएसयू का क्या हुआ? देखिए बिक रहा है और क्या जुगल भाई, पीएसयू बिक रहा है। मोदी जी है ना, मैं देश नहीं बिकने दूंगा, मैं देश नहीं बिकने दूंगा, ये बात बोलते थे। देख रहे हैं ना, बोलते बोलते मोदी जी पे जब बोलिएगा तो माइको जो है ना भागने लगता है कि बाप रे बाप जुमलाबाज वाला आदमी का है। आप स्थिति देख लीजिए, ये पीएसयू की स्थिति क्या है, पीएसयू की स्थिति क्या है। तो है क्या कि धीरे धीरे देख रहे हैं पीएसयू बिक रहा है। महारत्न कंपनी है, महारत्न का है, सब घोटाला वाला कंपनी है, सब कांग्रेस पार्टी सब लूट लूट के खा गया, सब बर्बाद हो गया कि अब बचा हुआ है। इसलिए ये सब महारत्न कंपनी का कुछ नहीं होगा। जुगल किशोर भाई, धीरे धीरे बिक जाएगा, निजी हाथों में चला जाएगा और ये कहानी खत्म हो जाएगा। चाणक्य आर्मी से लिखते हैं सब नेता लगभग चोर है। क्या लिखा जा सकता है, क्या किया जा सकता है, क्या भविष्य है इस राष्ट्र का? देखिए भविष्य अच्छा है, चोर है तो जेल भी जा रहा है, कानून हम लोग का ठीक है, थोड़ा संशोधन की आवश्यकता है। आजादी के बाद कानून का और संविधान का दोनों का मजबूती से समीक्षा होना चाहिए और भूत वर्तमान और भविष्य को ध्यान में रखकर अब एक नया कानून बनाना चाहिए, जिससे नया नया टेक्नोलॉजी के दौर में जो बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न हुई है उस हिसाब से कानून बनना चाहिए। तो आप देखिएगा सब चोर यही रहेगा। आज चोरी करके कोई बाहर जा रहा है, सब सामान जब्त कर लीजिए, किसी का इनकाउंटर करने की जरूरत नहीं है, सब सामान जब्त। चोरी का माल जो लोग बनाए हुए हैं इन लोगों का सामान जब्त कर लीजिए, सरकार उसमें विभाग खोल दे, अनाथालय खोल दे, वृद्धाश्रम खोल दे, सब ठीक ठाक हो जाएगा। कौशल किशोर द्विवेदी लिखते हैं कि इस अगला चुनाव में हम लोग हर एक विधानसभा पर अपना जनक विकास मोर्चा के सदस्य खड़े करेंगे, चाहे कोई हारे कोई जीते। इसके लिए पंचायत स्तर पर विचार करेंगे। बिल्कुल कौशल किशोर द्विवेदी जी, हम लोग इस विषय पे जरूर विचार करेंगे और जनक विकास मोर्चा आने वाले 2021 में एक नई पार्टी के रूप में आपके सामने होगी, आपको दिखाई देगा, सब कुछ समझ में भी आएगा। अमित झा जी लिखते हैं STET का एग्जाम 8 साल बाद हुआ और रिजल्ट रद्द कर दिया गया, इसका कुछ उपाय बताइए। हाई कोर्ट में केस कीजिए और क्या कीजिएगा, इसका एक एक उपाय है। आजकल तो बेशरम सरकार का बस एक ही उपाय है, हाई कोर्ट चाहिए। अभिषेक कुमार पाठक लिखते हैं हर दिन ब्राह्मणों को गाली देता है, उदित राज ट्विटर पर और तो और सुअर को जनेऊ पहनाकर फोटो डालता है। अरे मारिया साला चूतिया है, उस कुत्ता के बारे में क्या बात करना है, गधा के बारे में क्या बात करना है, जिसको ज्ञान नहीं है, जिसको ज्ञान नहीं है उस पर क्या बात करना है। उदित राज पर उदित राज बोलते हैं, सुअर का फोटो डालते हैं, अगर जनेऊ पहना देते हैं तो आप अंदाजा लगा लीजिए कि वो कितना घटिया इंसान है। साला उसको इतना ही ज्ञान रहता तो ब्राह्मण से ब्याह करता है। जरा सोचिए ना भाई, उदित राज जी की पत्नी ब्राह्मण है, हमको जहां तक सूचना है उदित राज जी की पत्नी ब्राह्मण है। साला फ्रस्ट्रेशन में ऐसा करता है, लगता है मानसिक रूप से बीमार है, इसीलिए दोबारा लगता है कि सांसद नहीं बन पाया। और ये सब माई का लाल इसके सबके कौन-सी में दम कहते हैं, ना बोलेंगे आगे वाला, फलाना में दम हो तो आओ सुरक्षित जगह पर सामान ठीक से लगे, है दम, पिछवाड़े में दम है तो है दम, जाओ सामान ठीक से लड़े, सब तुम्हारा ताकत केलहंडा में घुस जाएगा। सुअर का जनेऊ पहनाओ, यानी कि तुम्हारा सुअर जो है वो भी जनेऊ पहनकर पवित्र हो जाता है। जनेऊ मेरा इतना ताकतवर है, जनेऊ में हमारी इतनी शक्ति है कि सुअर भी पवित्र हो जाता है जनेऊ पहनकर, और जनेऊ पहनने वाला व्यक्ति धार्मिक प्रवृत्ति का होता है। चलो सुअर को ही जनेऊ पहना के तुमने बहुत बेहतरीन काम किया है, कोई बात नहीं है उदित राज, और ट्विटर पे जवाब भी देना चाहिए। अभिषेक पाठक जी आप जवाब दीजिए ट्विटर पर कि ऐसा करने वाले जो भी नेता हैं
उन नेताओं को जवाब मिलना चाहिए, और जवाब हम जैसे लोग दे रहे हैं। उदित राज जी हो या कोई राज जी हो, आप उनके बारे में मंथन करिए, सोचिए, समझिए, तब आप कहिएगा कि आने वाले दिनों में मजबूती के साथ काम हो रहा है। मतलब उपाध्याय जी लिखते हैं कि भैया कौन कहता है कि ब्राह्मण युवाओं का वजूद नहीं है, किसी का दम नहीं है या कि मतलब उपाध्याय के सामने यह बात कर सके। अगर कह दिया ऐसी की तैसी कर दूंगा। मतलब उपाध्याय केवल ब्राह्मणों के सामने सब झुका सकते हैं, बाकी किसी की हैसियत नहीं है कि मतलब उपाध्याय को झुका सके। ठीक है, कोई बात ना है, एक बार आर पार कर दे, एक बार आर पार कर दिया जाएगा, एक बार आर पार कर दिया जाएगा, तब समझ में आएगा उदित राज जी को। हमारी यही स्लेट छाप है, इसके बारे में ज्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता ही क्या है, इसके बारे में ज्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता ही नहीं। तो हमको उनको समझने की आवश्यकता है कि हम कैसे काम करें। और भी कोई सवाल है तो बताइए भाइयों। एक और सवाल मैंने ले लिया है श्रीधर पांडे जी से कि हम सवाल पढ़ भी देते हैं। हरी जी पांडे रोहतास जिला से लिखते हैं कि लॉकडाउन करके जनता के पूरी तरह से परेशान किया जा रहा है, कहीं पर भी छिड़काव नहीं हो रहा है, नहीं जांच की कोई बढ़िया व्यवस्था है, कोरोना के हिसाब से जांच बढ़ाई जा रही है, कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है। अभी हमारे राजेश पांडे जी ने भी फोन किया था कि दवा का छिड़काव नहीं हो रहा, सैनिटाइजर नहीं हो रहा। अरे नीतीश कुमार आई सुशील कुमार मोदी, ये दोनों बड़का चालबाज है। लालू का डर दिखाकर ही चुनाव जीत सकता है, ये सब 15 साल में काम नहीं किया है। यह बात हमको कहने की आवश्यकता नहीं है, खुद कहता है, ये खुद कहता है कि लालू का जंगल राज, लालू का जंगल राज, लालू का जंगल राज। तब 15 साल का घंटी हिला रहे थे, मंदिर में थरिया पीट रहे थे, क्या कर रहे थे? ये बात इन लोगों को समझना चाहिए। लेकिन ये लोग तो अपनी बात कहेंगे क्योंकि वे जानते हैं कि लोग ब्राह्मण, भूमिहार, राजपूत, अल्लाह, ये सब वोट नहीं देगा लालू यादव को। यही कारण है कि मजबूरी में विकल्प क्या है, अब रह गए कुर्मी, कोयरी, जादव, मुसलमान, दलित, महादलित, कई तरह के लोग हैं कंफ्यूजन में कि अभाव के कारण विकल्प का अभाव ढूंढते। अरे भैया, विकल्प के अभाव के चक्कर में बिहार का प्रभाव खत्म कर दिया है। ये लोग तो बेशरम है ना, जो लोग भी सुन रहे हैं भाई लोग, ये लोग बेशरम है, ये दोनों बेशरम है। दोनों का आय से अधिक संपत्ति का मामला का जांच होना चाहिए। साड़ी बेचते थे, ब्लाउज बेचते थे, साया बेचते थे, सुशील मोदी जैसा चर्चा होता था कि कपड़ा का व्यापार करते थे स्कूटर पर, और आज क्या करते हैं जरा पता करके देख लीजिए। कोई बात नहीं है, हमारी सरकार आएगी, आज नहीं तो कल आएगी, कल नहीं तो परसों आएगी, परसों नहीं तो परसों आएगी। इन लोग अगर जिंदा रहे तो जेल में जरूर रहेगा, इस बात की गारंटी देते हैं। इन लोगों को हम जानते हैं, आज से नहीं बहुत लंबे समय से जानते हैं, और मैं सक्रिय कार्यकर्ता भी रहा हूँ, भले ही पार्टी के सदस्य रहा या नहीं रहा, लेकिन मैं सक्रिय कार्यकर्ता रहा। ये लोग बिहार के 13 करोड़ जनता को चूतिया बना रहे हैं और कहते हैं कि सुशासन है। कुमार सौरभ लिखते हैं कि सड़क और सीवरेज का जो बुरा हाल है उसके बारे में क्या कहेंगे। कोई गईल भैंसिया पानी में, कुमार सौरभ जी गईल भैंस पानी में, ये सब तो बेशरम है, बेहाया है जी महाराज, क्या हम कहें। इन लोगों का हालत देख लीजिए। बरसात के समय में जब बरसात आता है तो इन लोगों को खोदाई चलने लगता है, सामान आने लगे, इक्विपमेंट्स की बात करते हैं कि सुविधाओं से लैस हुआ नगर निगम, मतलब वेतने नहीं मिल रहा है, कर्मचारी को कह रहा है कि नगर निगम लैस हुआ। घंटा हुआ 15 साल में मुख्यमंत्री डूब गया, उप मुख्यमंत्री डूब गया, कई मंत्री डूब गए। अब पिछले साल में सुशील कुमार मोदी भाग गया था, 9-11 हो गया था घर से। हम कौन बता रहे हैं, आपने ना भागा था। इंडिया में बोला हाफ पैंट पहन के पत्नी भी बेचारी बहुत अपना इज्जत प्रतिष्ठा बचाने में कैसी कामयाब हो गई। कहीं झोंक उतार देता, हमको तो डर लग रहा था कि कहीं उनकी पत्नी को झोंक उतार लेगा तो बड़ा गड़बड़ बात हो। लेकिन डिप्टी सीएम को लाज लगे तब ना, शर्म लगे तब ना, ये वर्चुअल रैली करता, वर्चुअल रैली करता और लोगों को गुमराह करने का वर्चुअल रैली करके डिजिटल चुनाव कराने के। अरे नरेंद्र मोदी जी और उनके अंधभक्त, जो अंधभक्त है, उनको सबसे ज्यादा चुनौती है कि तुम्हारे लिए, तुम्हारे देश के इस प्रदेश में
बिहार प्रदेश में तुम्हारे लिए आम जनता से ज्यादा तुम्हारे लिए पार्टी का कुर्सी प्यारा है। तुमको अपने गोतिया से, अपने परिवार से, रिश्तेदार से, मित्र से, अपने लोगों से मतलब नहीं, क्योंकि तुमको चुनाव से मतलब है। और अंधभक्ति में इतना मशगूल हो कि उसको कोरोना का संक्रमण हो, बलात्कार हो, अत्याचार हो, दुर्व्यवहार हो। लेकिन हम तो भैया जब कोई सवाल करेंगे तो कह देंगे विकल्प है क्या। आज एक तो फेसबुक पर भी एक और औरंगाबाद के एक साथी ने लिखा था कि कोई विकल्प है, तो आपका कोई विकल्प है क्या? आप वोट दे दिएगा तभी सरकार बनेगी। और जिस दिन विकल्प बन गया उन लोगों को, अंधभक्त लोगों को हम लोग भी चिन्हित करके रख रहे हैं। हम लोग भी चिन्हित करके रख रहे हैं कि अंधभक्त जो पराकाष्ठा पार कर रहा है अंधभक्ति का, उन लोगों को कहीं विकल्प हम लोग बन गए। सारा अंधभक्ति घुसे हुए, इतना बेहतरीन तरीके से घुसे देंगे अंधभक्ति कि फिर सिर्फ एक ही भक्ति याद रहेगी, वो होगी भगवान की भक्ति। पुरुषोत्तम मिश्रा जी लिखते हैं कि देश में कोरोना टेस्टिंग का सवाल उठ रहा है, इस पे आपको क्या कहना? बिल्कुल, अरे ये सब ड्रामा है। बीमारी चीन का असल इलाज भी वही करेगा तो साला बदमाशी नहीं करेगा। जो हमारे शहीद जवानों को गोली मार रहा है, बल्कि पूरे विश्व को अपने लालच की वजह से मौत के आगे फेंक दिया है, और हम उससे पीपीए किट भी सलाह उसी चीन का मांग रहे हैं। और अभी बताया हम एक वीडियो वायरल करेंगे चाणक्य विकास मोर्चा के बैनर तले से, जिसमें दिखाया जाएगा कि कैसे पीपीए टेस्टिंग किट का बाजार के लिए ये सरकार और इसके जो लालची दलाल हरामी टाइप के जो कार्यकर्ता हैं, इनकी वजह से भारत के लोग आज संक्रमित हुए। खराब माल जो लौटा दिया गया था, दूसरे देश के लोगों ने चीन को लौटा दिया था, उस सामान को मिला जुला कर अच्छा पूरा मिलाकर यहाँ भारत भेजा गया है। उसका पूरा भंडाफोड़ आपके वीडियो पर डालेंगे, आप उसको देखिएगा, समझिएगा। मैंने नहीं बनाया वो वीडियो, लेकिन उसके बाद में दम है, आकला का बात है, उसको सुनिएगा जरूर। पुरुषोत्तम मिश्रा जी, अभिषेक पाठक जी जवाब दिया गया है और उदित राज के परिसंघ को फोटो डिलीट कर दिया है। बिल्कुल अभिषेक पाठक जी, आप जवाब, हम हैं आपके साथ, हर उस ब्राह्मण के साथ है, हर सवर्ण के साथ है, जाति के राष्ट्र में सबका कल्याण चाहता है। और ब्राह्मण का जो सर्जन हिताय का जो बात का जो नारा है, और जो हमारा जो नारा है ओरिजिनल सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, इस परिभाषा को हम चरितार्थ करने वाले लोग हैं। और श्रीधर पांडे जी कोई सवाल हो तो बताइए। ठीक है सर, ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सुन रहे थे चाणक्य विकास मोर्चा के संयोजक ब्रजेश मिश्रा जी को। चाणक्य विकास मोर्चा आपकी नज़रों में अगर समाज को जगाने का कार्य कर रहा है तो इस वीडियो को लाइक शेयर के माध्यम से लोगों तक पहुंचाने का कष्ट करें। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। धन्यवाद, आप लोगों ने मुझे पूरी निष्ठा से सुना है, 2 घंटा का समय दिया है और कई सवाल आप लोगों ने किया है। तो हमारे जो देश में शिक्षा, चिकित्सा, सुरक्षा, राजनीतिक और आर्थिक समस्याएं जो अभी कोरोना के संक्रमण में से हम लोग ग्रसित हैं, इस वजह से, तो आप लोग इससे मुक्ति पाने के लिए स्वयं, जैसा कि मोदी जी ने कहा है, सेल्फ डिपेंडेंट बनिए, आत्मनिर्भर बनिए। तो आप आत्मनिर्भर बनिए, अंधभक्त तो बने ही हैं, आत्मनिर्भर भी बनिए और चाणक्य विकास मोर्चा का आशीर्वाद इसी तरीके से देते रहिए। चाणक्य विकास मोर्चा आपके हक और अधिकार के लिए हमेशा लड़ता रहेगा। और अगले सोमवार को आपको कुछ ऐसे ऐसे तथ्य आपको बताएंगे इस सरकार के, ताकि आपको पता चले कि चाणक्य विकास मोर्चा मजबूती से काम कर रहा है। और हमारे पेज को, चाणक्य विकास मोर्चा के पेज को एक अपील आप सभी लोगों से हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि आप चाणक्य विकास मोर्चा पेज को फॉलो करें। हमारा यूट्यूब चैनल है चाणक्य विकास मोर्चा, आप उस पर भी देख सकते हैं। जो लोग लाइव नहीं जुड़ पाते वो लोग हमारे यूट्यूब को भी देख सकते हैं। और यूट्यूब चैनल चाणक्य विकास मोर्चा पे आप जाइए, उसको सब्सक्राइब करिए, बेल आइकॉन की घंटी बजाइए और हमारे विचारों को फॉलो करिए। और हमारे उन विचारों को फॉलो करिए जो आपके लिए हितकारी है, जो आपके हित के लिए। अगर आपको लगता हो कि हमने कोई गलत बात कही, उसको छोटे भाई समझ के माफ करिएगा, उसको किनारे करिएगा। अगर आपको लगे कि हमने आपके हिस्से की बात की है
उसको जरूर फॉलो करिए, क्योंकि चंद्रशेखर आजाद की आजादी, बिस्मिल की आजादी, महात्मा गांधी की आजादी, सरदार पटेल की आजादी तभी आजादी मानी जाती है जब उसको आगे बढ़ाया जाता है। तो हमारा और आपका प्रयास मिलजुल कर प्रयास हो रहा है, और हम अकेले नहीं, रामा दुबे जी, प्रदीप पांडे जी, सब लोग आते हैं। अभी हमारे कल एक महात्मा जी आए थे वृंदावन से, राधे राधे, कई बार उन्होंने राधे राधे करवाया, मन प्रफुल्लित हो गया, आह्लादित हो गया। और हम लोग भगवान ठाकुर जी के भक्त हैं। चाणक्य विकास मोर्चा आपके लिए है और हमेशा रहेगा। सागर उपाध्याय जी, अगर आपको प्रश्न का जवाब मिल गया हो, उम्मीद करते हैं आप युवा सेना है, आज 1000 शेयर आप करवाएंगे, यह आपको टारगेट लेना है। यही बात करते हुए धन्यवाद शिवधर जी, धन्यवाद त्रिलोकी जी, अभिज्ञान जी, आनंद मिश्रा जी, आप सभी लोगों ने मिलकर यह आज का यह सीरियल तो सही ढंग से चलाया। बीच में थोड़ा माइक की तकनीकी खराबी हो सकता है कि हम लोगों ने ऑन ही नहीं किया हो, लेकिन सबका साथ मिला और हम लोग आज अच्छा से अपने बीच अपने लोगों के लिए अपनी बातें रखी हैं और आगे भी रखते रहेंगे, और हमारे भाई इसी तरीके से आगे आते रहेंगे। एक और सूचना आपको दे दूं, थोड़ा समय ले लिया इस वजह से। 1 अगस्त 2020 से बिहार के 38 जिला और झारखंड के 24 जिला, बिहार के 38 जिला और झारखंड के 24 जिला में प्रत्येक दिन रात्रि 8 बजे मात्र आधे घंटे का, मात्र 30 मिनट का इसी तरीके से लाइव चलेगा। उस जिला के लोग आएंगे, अपनी जिला की बात करेंगे। हम आपको मात्र 38 और 24 दिनों को हम लोग एक जगह इकट्ठा करके, यानी कि 62 दिनों में बिहार और झारखंड की समस्याओं का पूरा चित्रण हम आपके समक्ष रखेंगे, और हमारे जो जिला के भाई आएंगे वो बताएंगे भी कि उस जिला की समस्या का समाधान क्या है। जरूर आप देखते रहिएगा और फॉलो जरूर ज्यादा करिए, क्योंकि उदित राज जी अगर सुअर को जनेऊ पहना रहा है, इसका मतलब है कि सुअर का भी जीवन पवित्र हो रहा है, और जनेऊ तो यानी कि जो त्रिदेव सृष्टि कहते हैं। चलिए हम ज्यादा अभी इस पर नहीं चर्चा करेंगे। धन्यवाद। जय जनक, जय